कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसने पीने के साथ और भी ताकतवर होने वाली एक इनविंसिबल पावर जागृत की है। लेकिन किस्मत देखिए, उसका रीइंकार्नेशन एक ऐसे सोड कल्टीवेटर्स के सेक्ट में हुआ है जहां अल्कोहल पर सख्त पाबंदी है। हालात और भी बदतर तब हो गए जब डिसाइपल्स का बाहर जाना भी बंद कर दिया गया, जिससे उसकी ये जबरदस्त पावर एक यूजलेस आउटकास्ट की जिंदगी में तब्दील हो गई। फिर आखिरकार उसे सप्लाईज लाने के बहाने बाहर जाने का एक सुनहरा मौका मिलता है। जाहिर है वो सीधे पहाड़ के नीचे पहुंचकर जी भर के शराब पीता है और नशे में धुत होकर लौटते वक्त गलती से सेक्ट की सीनियर सिस्टर के प्राइवेट चेंबर्स में जा घुसता है। जल्द ही बादलों को चीरती हुई चीखें गूंजने लगती हैं और देखते ही देखते पूरे सेक्ट को खबर हो जाती है। कुछ ही देर में फीमेल डिसाइपल्स का एक ग्रुप उसे घसीटते हुए सेंट्रल प्लाजा में फेंक देता है। वो वहां नशे की हालत में गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन उसका दिमाग सिस्टम की दी हुई एक पियरलेस टेक्निक यामाटो सोर्ड की प्रैक्टिस करने में बिजी है। अगर इसे 9 डिवाइन सोर्ड्स के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उसकी मामूली कल्टीवेशन के बावजूद वो एक ताकतवर ट्रिबुलेशन रेल्म एक्सपर्ट को भी आसानी से खत्म कर सकता है। इधर उसके घुसपैठ की खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है। जिन्यू पीक के फीमेल क्वार्टर्स में घुसने की बात सुनते ही हजारों डिसाइपल्स अपनी सोर्ड्स पर सवार होकर वहां पहुंचने लगते हैं और देखते ही देखते जिन्यू पीक के ऊपर आसमान भर जाता है। लियू रुयान, जिसके कमरे में वो घुसा था, बाकी फीमेल डिसाइपल्स के साथ साइड हॉल से बाहर आती है। उसे अभी भी अपने बिस्तर की वो गर्माहट महसूस हो रही है और ये सोचकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसे देखते ही वांग बा, जो रुयान का सबसे बड़ा आशिक है, गुस्से में लाल पीला होकर आगे आता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो इस मामले को खुद सुलझा लेगा। मन ही मन वांग बा इस ट्रैश को सबक सिखाने के लिए बेकरार है। वो खुद को एक सोर्ड लाइट में बदलता है और सीधे हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ झपट्टा मारता है। आखिर उसने तो अपनी देवी का हाथ तक नहीं छुआ था और यहाँ कोई और सीधे उसके बिस्तर तक पहुंच गया। उसके दिमाग में उसे सिर्फ सेट से निकालना या उसकी कल्टीवेशन तबाह करना काफी नहीं था। वो उसके हाथ पैर तोड़कर अपना गुस्सा शांत करना चाहता है। लेकिन तभी नींद में डूबा हमारा हीरो अनजाने में मक्खियों के बारे में कुछ बुदबुदाता है। अचानक उसके अंदर का खून किसी विशाल नदी की तरह उबलने लगता है और उसके शरीर से एक ताकतवर सोड इंटेंट फूटता है। करीब पहुंचते ही वांग बा को एक जबरदस्त फोर्स का झटका लगता है। वो खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर लगा देता है, लेकिन एक धमाके के साथ उसकी सारी डिफेंसेस टूट जाती हैं और वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। अचानक जमीन से लेकर आसमान तक पूरा जिन्यू माउंटेन सन्नाटे में डूब जाता है। सिर्फ लियू रुयान और बाकी डिसाइपल्स ही नहीं, बल्कि जिन्यू पीक की मास्टर लॉन्ग चिंगचाओ भी दंग रह जाती हैं, जो वांग बा को रोकने में काफी देर कर चुकी थी। ये हैरानी जायज भी थी क्योंकि हमारे प्रोटैगोनिस्ट और वांग बा के बीच पूरे 4 मेजर कल्टीवेशन रेल्म्स का फासला था, ची रिफाइनिंग से लेकर सीधे कोर फॉर्मेशन तक। और फिर वो अपनी आंखें खोलता है और उसके चेहरे पर अब भी वही बेवकूफाना नशे वाली मुस्कान है। धुंधली आंखों से वो हजारों की भीड़ को देखता है और एक जोर की डकार लेकर अपना गाल चिकोटी काटता है। वो सोचता है, पक्का मैं कोई सपना देख रहा हूं, वरना मैं दोबारा जिन्यू पीक पर कैसे होता। और क्योंकि ये एक सपना है तो उसने तय कर लिया कि यहाँ का बॉस वही है। वो वांग बा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। नींद में चलने वाले की तरह लड़खड़ाते हुए वो खड़ा होता है और उसकी नज़र पास ही खड़ी हैरान परेशान लियू रुयान पर पड़ती है। अब उसे सब समझ आ रहा है कि सपने में उसका सामना इस वफादार कुत्ते वांगबा से क्यों हो रहा है, क्योंकि सीनियर सिस्टर भी यही है। उसी पल 9 सोर्ड्स की ताकत उसके अंदर फिर से जागती है और हजारों लोगों की नज़रों के सामने वो आगे बढ़ने लगता है। वो लखड़ाते हुए लियू रुयान के पास पहुंचता है, जो इस वक्त गुस्से और हैरानी के बीच फंसी है। वो उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन वो फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। लियू रुयान को उसकी पकड़ अपनी कमर में महसूस होती है और वो दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आ जाते हैं। ये निडर हरकत देखकर वहां मौजूद हर डिसाइपल का दिल धड़कना बंद हो जाता है। अभी भी इसे सपना समझते हुए वो उस बेवकूफाना मुस्कान के साथ लियू रुयान को कसकर पकड़ लेता है। फिर वो वांग बा की तरफ एक उकसाने वाली नजर डालता है, जो फटने की कगार पर है, और उस लैपडॉग को बता देता है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। देखने वाले काम जाते हैं। उन्हें लगता है कि नशे ने इस लड़के का दिमाग पूरी तरह खराब कर दिया है और वो जानबूझकर मौत को दावत दे रहा है। लियू रुयान को जब होश आता है तो वो शर्म और गुस्से से भर जाती है। कमरे में घुसना एक बात थी, लेकिन ये सरेआम बेइज्जती बर्दाश्त से बाहर थी। वो जिन्यू पीक की एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर है और सबके सामने इस तरह खिलौना बनते देख उसे समझ नहीं आता कि वो दोबारा किसी को चेहरा कैसे दिखाएगी। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमकता है और वो उसे दूर फेंकने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तगड़ा झटका लगता है क्योंकि वो हिल तक नहीं पा रही।
उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने से इनकार कर रही है। तभी उसे एहसास होता है कि उस लड़के के शरीर से एक इनविजिबल और ज़बरदस्त प्रेशर निकल रहा है जो उसकी एनर्जी को उसके दांटियों में ही दबा रहा है। ये ताकत इतनी ज़्यादा है कि उसका मुकाबला करना नामुमकिन है। ये सोर्ड इंटेंट का वो लेवल है जो शायद सिर्फ सेक्ट मास्टर के पास ही हो सकता है। एक मामूली डिसाइपल के पास ऐसी ताकत कैसे हो सकती है? लियू रुआन का दिमाग चकराने लगता है। अपनी पावर दबते देख वो अपनी आखिरी टेक्निक सोर्ड इंटेंट का इस्तेमाल करती है। उसकी आंखों से रोशनी फूटती है और हवा में जानलेवा तलवारों की बारिश होने लगती है। वो हमला उस पर तूफान की तरह गिरता है, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आती। उसका हमला एक विशाल नदी में समा जाने वाली धार की तरह गायब हो जाता है। नशे में धुत हीरो उसके चेहरे के और करीब आता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। इनमें हवा है, बादल है और चांद भी है, पर मैं इनमें क्यों नहीं हूं? ये सुनकर लियू रुयान सन्न रह जाती है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और एक पल के लिए वो भूल जाती है कि वो उसे मारना चाहती थी। भीड़ में शोर मच जाता है क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि उसके मुंह से ऐसी स्मूथ और रोमांटिक बातें निकलेंगी। नाइन सोर्ड्स माउंटेन के डिसाइपल्स उसे फटी आंखों से देखते रह जाते हैं, ये सोचते हुए कि क्या वे रोमांस का कोई मास्टर क्लास देख रहे हैं या बस नशे का पागलपन। वाइन की खुशबू और उसकी मर्दाना मौजूदगी ने लियू रुयान के होश उड़ा दिए थे। उसने महसूस किया कि आज तक किसी ने उससे इतनी हिम्मत से बात नहीं की थी और न ही उसे इतने करीब से पकड़ा था। उसका दिल पिंजरे में बंद पक्षी की तरह धड़क रहा था। वह गुस्से में थी, लेकिन इस दबाव के आगे बेबस थी। उसकी सबसे बेहतरीन सोर्ड इंटेंट भी उसे छू नहीं पाई थी। उसने खुद को समझाया कि वह उसे ऐसी बातें नहीं कहने दे सकती, लेकिन उसका इरादा पिघलता जा रहा था। इधर हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद को अजय महसूस कर रहा था। एक रीइंकार्नेटेड आत्मा के रूप में उसने हमेशा एलीट डिसाइपल्स के सामने सिर उठाकर खड़े होने का सपना देखा था। पिछले जन्म में उसकी ताकत ने कभी इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन चूंकि उसे यकीन था कि यह सब एक सपना है, इसलिए उसने इसका पूरा फायदा उठाने का फैसला किया। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने हाथ बढ़ाकर लियू रुयान के कान के पीछे से बालों की एक लट को धीरे से हटाया। वह कोमलता से कहता है, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं। ये नज़दीकी इतनी गहरी थी कि उस लड़की की धड़कनें रुकने ही वाली थीं। शर्म से लाल होते हुए उसने हकबकाते हुए पूछा कि क्या अब भी बाल बिखरे हैं, और उससे उसे छोड़ने की मिन्नत की। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने कहा कि शायद बाल नहीं, बल्कि उसका अपना दिल बिखरा हुआ है। सैकड़ों डिसाइपल्स के बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही थी। यहां तक कि लड़कियां भी वांग टोंग के अंदाज पर शर्माने लगी थीं। हालांकि पीक मास्टर लॉन्ग चिंगचाओ ने काफी कुछ देख लिया था। लियू रुयान उनकी सबसे काबिल शिष्या और जिन्यू पीक का भविष्य थी। उसे इस तरह सबके सामने खिलौना बनते देखना बर्दाश्त से बाहर था। पीक मास्टर बुदबुदाते हैं कि ये लड़का बिल्कुल अपने बदचलन मास्टर जैसा है और अपने आदमियों को उसे बांधने का हुक्म देते हैं ताकि सोर्ड गेल पीक के मास्टर को खुद इसका जवाब देना पड़े। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स के आने से पहले ही वांग बा के सब्र का बांध टूट गया। वह चिल्लाया कि वही इस लड़के का नशा उतारेगा। वह अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक 10,000 सोर्ड्स रिटर्न टू ओरिजिन का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ा। यह साफ था कि वह उसे रोकना नहीं, बल्कि जान से मारना चाहता था। इसे देख लॉन्ग चिंगचाओ चिल्लाई और वांग बा को रोकने को कहा, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इस मोड़ पर लगभग सभी चेलों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब प्रोटैगनिस्ट का अंत तय है। वांग बा की टेक्निक की उस तेज रोशनी को देख लियू रुयान होश में आई और चिल्लाई कि वो उसे मार दिए जाने से पहले छोड़ दे। हमारा हीरो अब भी नशे की हालत में सपनों में खोया हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। उसने मारने की बात पर तंज कसा और कहा कि उस आदमी में इतनी काबिलियत नहीं है। उसने ग्रेट हार्मनी सोर्ड के बारे में कुछ कहा जिससे लियू रुयान उलझन में पड़ गई। उसने पूछा कि वो क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि आसपास कोई तलवार नहीं थी। उसने जोर देकर कहा कि सिर्फ वही वांग बा के हमले को रोक सकती है, लेकिन उसने सुना नहीं। बस लियू रुयान की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और बड़ी सहजता से उसके बालों से जेड हेयरपिन निकाल लिया। वह कहता है, एक असली मास्टर को किसी तलवार की जरूरत नहीं होती। इस दुनिया की हर चीज तलवार का काम कर सकती है। उसने हवा में हेयरपिन से एक घेरा बनाया और देखते ही देखते आसमान नीली रोशनी से भर गया। जैसे ही 10,000 सोर्ड्स उसे छलनी करने वाली थीं, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, जैसे किसी आईने से टकरा गए हों। वे सारी तलवारें उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह घूमने लगीं। दूर से देखने पर यह हवा और फौलाद से बना एक राजसी ड्रैगन लग रहा था। वांग बा अपनी ही ऊर्जा पर काबू खो चुका था। हीरो ने हेयरपिन को आसमान की ओर किया और उसे जाने का आदेश दिया। लॉन्ग चिंगचिया और लियो रुयान खामोश होकर देखती रहीं। वे 10,000 तलवारें उसके इशारे पर आसमान की ओर मुड़ गईं और एक भयानक धमाके के साथ पूरा पहाड़ चमक उठा। इस झटके को वांग बा झेल नहीं पाया और सबके सामने खून की उल्टियां करने लगा। पूरे पहाड़ पर सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे कि एक मामूली चेला ऐसा कारनामा कैसे कर सकता है।
आखिर कब उसने अपनी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पूरी की, होशान सोर्ड सीखी और महज एक जेड हेयरपिन से ग्रेट हार्मनी सोर्ड जैसी महान टेक्निक पर महारत हासिल की। उसने सॉर्ड गेल पीक की सबसे खास टेक्निक को धूल चटा दी थी और 9 सॉर्ड माउंटेन के तीसरे नंबर के शिष्य को आसानी से हरा दिया था। भीड़ में सुगबुगाहट शुरू हो गई कि शायद वो उन महान गुप्त मास्टर्स में से एक है जो अपनी दुनिया हिला देने वाली ताकत को छिपाकर एक साधारण लड़का होने का नाटक कर रहे हैं। यहाँ तक कि पीक मास्टर लॉन्ग चिंचाओ की आंखें भी सदमे में फटी रह गईं। जो वो देख रही थी उसने उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। उसे अचानक एहसास हुआ कि इस 20 साल के लड़के ने सोर्ड इंटेंट के उस लेवल को मास्टर कर लिया है जिसे वो खुद एक पीक मास्टर होकर भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाती थी। दूसरी तरफ हमारा हीरो खुद को बहुत शानदार महसूस कर रहा था। उसे यकीन था कि ये सब बस शराब की वजह से देखा गया एक बहुत ही खूबसूरत और इनविंसिबल ड्रीम है। अभी भी यही सोचते हुए कि वो सो रहा है, उसने अपनी इनर रिल्म में हाथ डाला और एक और फाइन वाइन की जार बाहर निकाल ली। वो अपने आसपास मचे बवाल से बिल्कुल अनजान था। उसने हैरान खड़ी लियू रुयान को एक शरारती विंक दी और फिर पूरी सेट के सामने जार उठाकर पानी की तरह लटकने लगा। शांत पहाड़ियों के बीच बस उसकी शराब पीने की लयबद्ध आवाज गूंज रही थी। उसकी ये हिमाकत देखकर कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या ये अपनी जान से हाथ धोना चाहता है। लेकिन जल्द ही झटका फिर से तनाव में बदल गया, क्योंकि ये साफ था कि वांगबा इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला, भले ही वो फिलहाल नुकसान में था। पीछे हटने के बजाय वांगबा के दिल में नफरत की आग और तेज हो गई और उसने एक तेज धात्विक आवाज के साथ अपनी सोल बाउंड लाइफ सोर्ड को समन किया। ये मशहूर शैडो फॉर्म सोर्ड थी, एक ऐसा वेपन जिसे पीक मास्टर ने खुद उसे सोर्ड गेल पीक के सबसे प्रतिभाशाली डिसाइपल के रूप में दिया था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आखिरी स्ट्राइक पर सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। जैसे ही उसने अपना सोर्ड हार्ट एक्टिवेट किया, उसके पीछे एक 10 मीटर ऊंचा ब्लू फैंटम दिखाई दिया। वो फैंटम खुद वांग बा का ही एक विशाल आईना था, जिससे उसकी लाइफ एसेंस से बनी ब्लू सोर्ड एनर्जी की एक जबरदस्त लहर निकल रही थी। जब वो भारी एनर्जी हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ बढ़ी तो सबकी नजरें फिर से उसी पर टिक गईं। लेकिन वो अभी भी ऐसे पी रहा था जैसे उसकी प्यास कभी बुझेगी ही नहीं। उसने शराब और धूल के बारे में एक ड्रंकन पोएम सुनाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ एकदम स्थिर थी और तभी उसकी गोल्डन रेड सोर्ड एनर्जी ने उसके आसपास की दुनिया को ही बदलना शुरू कर दिया। हवा के बीचों बीच उस ताकतवर शैडो फॉर्म सोर्ड और उसकी इनविजिबल सोर्ड इंटेंट की टक्कर हुई और सबके देखते ही देखते एक स्टेलमेट की स्थिति बन गई। सबकी हैरानी का ठिकाना नहीं था जब वो इनविजिबल इंटेंट उस विशाल ब्लेड के सामने डटी रही, जबकि दबाव की वजह से वांग बा का खुद का फैंटम टूटने लगा। शैडो फॉर्म सोर्ड लगभग टुकड़ों में बिखरने ही वाली थी कि तभी वो पीछे की तरफ उछल गई। सोर्ड गेल पीक का इतना बड़ा खजाना हाथ में होने के बाद भी वांग बा की बुरी तरह जिल्लत हो रही थी। अब ये साफ हो चुका था कि ये बराबरी वालों के बीच का मुकाबला नहीं था। बिना हाथ में ब्लेड लिए ही वांग टोंग ने साबित कर दिया था कि फॉर्मलेस आसानी से फॉर्म को चकनाचूर कर सकता है। इस मंजर को देख रहे हर इंसान की रूह कांप उठी जब उन्होंने उस नौजवान को देखा जो ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल गिर जाएगा। फिर भी वो शान से खड़ा था और उससे इनविंसिबिलिटी का एक ऑरा निकल रहा था। उसके लिए तो ऐसा था जैसे 9 सॉर्ड्स में से अपनी खुद की वेपन निकालना भी मेहनत का काम हो। हारने के बाद भी वांग बा ने अपनी हिम्मत टूटने नहीं दी, जबकि उस आखिरी वार ने उसके आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा दी थीं। शैडो फॉर्म सोर्ड से एक गूंजती हुई आवाज आई और वो वांग बा के फिजिकल बॉडी के साथ मौज होने लगी। यहाँ माई हार्ट इज द सोर्ड की स्टेट पैदा हुई, जिससे इंसान और ब्लेड का एक सच्चा यूनियन हासिल हुआ। वांग बा अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा और अपनी जिंदगी की सबसे जबरदस्त स्ट्राइक की। हमारे हीरो को बस अपने होठों के कोने पर हल्की सी खुजली महसूस हुई और उसने पलटकर वार करने की जहमत तक नहीं उठाई, बल्कि अपनी ड्रंकन सॉन्ग जारी रखी और तभी ग्रेट हार्मनी सोर्ड इंटेंट चारों तरफ फैल गई। वो दुनिया के कोनों में भटकती तलवारों और आसमान की सीमाओं के बारे में गा रहा था और इसी बीच उसके चारों ओर ग्रेट हार्मनी एनर्जी का सैलाब उमड़ने लगा। अचानक उसके शरीर से सोर्ड लाइट की ताकतवर किरणें फूट पड़ीं और पलक झपकते ही उन्होंने उसके चारों ओर रोशनी की एक प्रोटेक्टिव स्फेरिकल बैरियर बना दी। एक भारी आवाज के साथ वो शैडो फॉर्म सोर्ड, जो अपने मास्टर के साथ एक हो चुकी थी, सीधा वांग टोंग को प्रोटेक्ट कर रहे उस चमकते हुए सोर्ड एनर्जी के पर्दे से टकराई। शैडो फॉर्म सोर्ड की ब्लू एनर्जी हवा में ही फट गई और वांग बा किसी कैनन बॉल की तरह जमीन पर जा गिरा, जबकि उसकी तलवार दूर जाकर गिरी। वो ब्लेड पहाड़ियों को पार करती हुई मेन हॉल की दीवार में जा धंसी। जमीन पर इसका असर इतना तेज था कि इसकी शॉकवेव खौफनाक थी। उस सोर्ड इंटेंट की जबरदस्त ताकत ने प्लाजा के फर्श से ब्लू स्टोन स्लैब्स तक उखाड़ दिए। अगर वहां मौजूद फीमेल डिसाइपल्स ने वक्त रहते अपने डिफेंसेस तैयार नहीं किए होते तो वांग टोंग और वांग बा की टक्कर से पैदा हुई शॉक वेव्स उन्हें बुरी तरह घायल या बेहोश कर सकती थी।
यहाँ तक कि आसमान से देख रहे डिसाइपल्स की फ्लाइंग सोर्ड्स भी डगमगाने लगीं और एनर्जी डिस्चार्ज के उस हंगामे ने कुछ तो आसमान से गिरते गिरते बचे। लेकिन उस पल उन डिसाइपल्स को इन छोटे मोटे झटकों या गिरने के खतरे की कोई परवाह नहीं थी। सच तो यह है कि उनका ध्यान कहीं और ही था। उनके दिल की गहराइयों में तारीफ और एडमिरेशन का एक सैलाब उमड़ रहा था। सिर्फ सोर्ड गेल पीक की लड़कियां ही उस पल में नहीं खोई थीं, बल्कि दूसरे पीक्स के मेल डिसाइपल्स भी वांग टोंग के इस एफर्टलेस स्टाइल के कायल हो गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि आखिरकार एक सच्चा सोर्ड कल्टिवेटर ऐसा ही होता है। जैसे ही शैडो फॉर्म सोर्ड की ब्लू लाइट हवा में ओझल हुई, एक ऐसा नज़ारा सामने आया जिसने सबको सन्न कर दिया। वांग टोंग अपनी पुरानी जगह पर बिल्कुल अड़िग खड़ा था और उसके पैरों के नीचे की ब्लू स्टोन स्लैब्स तक सही सलामत थी। इसके ठीक उलट वांग बा जमीन में बुरी तरह धंस चुका था। टूटे हुए पत्थरों के नीचे दबे वैंग बा का अंजाम क्या होगा ये कहना मुश्किल था। और जब सब इस सदमे में जमे हुए थे, तब सोर्ड गेल पीक की एल्डर लॉन्ग चिंगशा ने आखिरकार कुछ करने का फैसला किया। भले ही वो इस नौजवान की परफॉर्मेंस से हिल गई थी, लेकिन वो उसे ये ड्रंकन डिस्प्ले जारी रखने की इजाजत नहीं दे सकती थी, खासकर तब जब उसने सरेआम सेक्ट के डिसाइपल्स को छेड़ा था। उसने सीनियर सिस्टर लियू रुयान को चोट पहुंचाई थी और पीक के टॉप डिसाइपल वैंग बा को हरा दिया था। सोर्ड गेल पीक तो शायद फिर भी बात सुन ले, लेकिन हायर अथॉरिटीज इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेक्ट इस तरह की बगावत को हल्के में नहीं लेगा और उसे डर था कि अगर इस नशे की हालत में उसे रोका नहीं गया तो वो कुछ और भी भयानक कर सकता है। सबसे सही तरीका यही था कि पहले उसे पकड़ लिया जाए और एम्प्रेस के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि उसे सख्त सजाओं से बचाने का यही इकलौता रास्ता था। लॉन्ग चिंगशा उसे बचाने की छिपी हुई इच्छा से ये सब कर रही थी, जो उन लोगों से बिल्कुल अलग था जो अभी कुछ देर पहले उसे लाचार करके सेक्ट से निकालने की मांग कर रहे थे। इस दुनिया में जहां ताकत ही सब कुछ है, उसके टैलेंट ने चुपचाप उसकी हमदर्दी जीत ली थी। लेकिन जैसे ही उसने उसकी एनर्जी को दबाने के लिए उसके कंधे को पकड़ने की कोशिश की ताकि अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसकी सॉर्ड इंटेंट को शांत कर सके, जो उसने महसूस किया उससे उसका चेहरा पूरी तरह हैरानी से भर गया। उस वक्त उसका खून किसी विशाल नदी की ताकत के साथ दौड़ रहा था। उसके इंटरनल ऑर्गन्स पावर से गूंज रहे थे और उसकी वाइटैलिटी किसी क्रिम्सन रेनबो की तरह विशाल थी। लॉन्ग चिंगशा ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर उसकी सॉर्ड इंटेंट से टकरा गई थी, जिससे वैसी ही एक आवाज हुई जैसे वांग बा के टकराने पर हुई थी। उस कांटेक्ट से एक शॉकवेव बाहर की तरफ निकली। हमारा हीरो, जो अपने नशे में धुत था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके इरादे क्या हैं। उसे बस पकड़े जाने पर थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। नशे की हालत के उन कच्ची भावनाओं के चलते उसकी सॉर्ड इंटेंट उसके छूने के जवाब में और भी मजबूत हो गई और एक ऐसी ताकत के साथ रिएक्ट किया जो लॉजिक से परे थी। उसके लिए तो उसकी अपनी दुनिया में एम्प्रेस खुद भी उसे परेशान नहीं कर सकती थी। फिर भी वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था, ऐसे झूम रहा था जैसे शराब का असर बिल्कुल कम ना हुआ हो। लियू रुयान की जेड हेयरपिन को पकड़े हुए वो लड़खड़ाते हुए मार्शल मूवमेंट्स करने लगा और ऐसे अजीब शब्द बड़बड़ाने लगा जैसे वो किसी गहरे सपने में हो। वो वीराने में अपनी तलवार के साथ नाचने और सायों के बारे में गा रहा था। उसकी आवाज़ पहाड़ियों में गूंज रही थी और तभी उसने एक लंबी तीखी विसल बजाई। उसकी आवाज़ पूरे सॉर्ड गेल पीक में गूंज उठी, जिससे वहां की नींव और दीवारें तक कांपने लगीं और सब हैरानी से ये मंजर देखते रह गए। कुछ लोगों ने खौफ के साथ गौर किया कि उसके आसपास की हवा मुड़ने और बिगड़ने लगी है। यहाँ तक कि लियू रुइन को भी एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और सोचने लगी कि क्या ये वाकई वो पावर लेवल है जो एक मामूली ची रिफाइनिंग कल्टिवेटर दिखा सकता है। अचानक लॉन्ग चेंशू का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उससे एक ऐसी अनजानी प्रेशर और डर महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसे एहसास हुआ कि इस एक स्ट्राइक में किसी तरह ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस के खौफनाक रेलम को छू लिया है। एक ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस एक्सपर्ट के लेवल पर हम देखते हैं कि वांग टोंग अपनी जेड हेयरपिन को एक दहाड़ के साथ आसमान की तरफ करता है और 9 डिवाइन सोर्ड्स की ग्रेट हार्मनी को पुकारता है। अचानक जमीन और आसमान का रंग बदल गया। पूर्णिमा के चांद के ऊपर बादल तेजी से उमड़ने लगे और बादलों की गरज किसी चेतावनी की तरह सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया खुद इस तबाही मचाने वाली सोर्ड एनर्जी को दबाने की कोशिश कर रही है। और एक ही पल में 9 सोर्ड माउंटेन के ऊपर के बादलों में एक बिजली कौंधी। आसमान को एक चमकदार सोर्ड लाइट ने चीर दिया, जिससे आसमान के बीचों बीच एक गहरा लाल निशान दिखने लगा। वांग टोंग के पीछे तलवारों की एक नदी फिर से जमा होने लगी, जो जमीन को फाड़ देने वाली ताकत के साथ एक सैलाब की तरह आगे बढ़ी। अपने नशे में उसने उन्हें इस झटके को समझने का वक्त तक नहीं दिया। एक ही वार के साथ उसकी सॉर्ड एनर्जी ने पूरे मंजर को अपनी चपेट में ले लिया। 10,000 सॉर्ड्स उसके पीछे ऐसे चल पड़ी जैसे कोई विशाल नदी जो कभी वापस नहीं आती, जिससे लॉन्ग चेंशू घबराहट में चीख पड़ी।
उसने सॉर्ड गेल पीक के सभी डिसाइपल्स को फॉरेन माउंटेन प्रोटेक्शन बैरियर बनाने का हुक्म दिया और हर फीमेल डिसाइपल ने एक साथ उसका जवाब दिया। दर्जनों अलग अलग रंगों की इमॉर्टल सोर्ड्स आसमान में उड़ गईं क्योंकि हर कोई महसूस कर सकता था कि अगर ये एक वार लग गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो तलवारों की उस दौड़ती हुई नदी को देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई मामूली सोर्ड इंटेंट नहीं है और अगले ही पल मेन हॉल के पास की वो मौजूदगी ओझल हो गई। उसी वक्त रात के सन्नाटे में अलग अलग पहाड़ियों से कई साए निकलकर सॉर्ड गेल पीक के मेन स्क्वायर की तरफ उड़ने लगे। जैसे ही तलवारों की वो नदी नीचे गिरने वाली थी, वो अचानक रोशनी के बारीक टुकड़ों में बदल गई और गायब हो गई, जिससे सब हक्के बक्के रह गए। जब उन्हें होश आया और उन्हें हमारे हीरो की तरफ देखा तो वो जमीन पर सीधा लेटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था। सच कहें तो ये थोड़ा एंटी क्लाइमैक्टिक था। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उसके अटैक्स उसकी अपनी स्पिरिचुअल पावर के मोहताज नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह 9 डिवाइन सोर्ड्स टेक्निक से चलते हैं। भले ही उसका कल्टीवेशन लेवल ऊंचा ना हो, फिर भी वो एक 7th स्टेज ट्रिबुलेशन एक्सपर्ट की ताकत दिखा सकता है। और ये बात अब धीरे धीरे डिसाइपल्स के जहन में उतर रही थी। देख रहे लोग थर थर कांप रहे थे। कुछ तो दावा कर रहे थे कि आसमान से देखते हुए उस जबरदस्त ताकत के बीच उन्हें अपने पूर्वजों के दर्शन हो गए। स्क्वायर पर मौजूद वो फीमेल डिसाइपल्स जो रक्षा के लिए तैयार थीं, अब उनकी आंखों में सितारे चमक रहे थे और वो आपस में फुसफुसा रही थीं कि वांग टोंग कितना हैंडसम लग रहा था। दूसरी तरफ लॉन्ग चिंगशाओ अभी भी खौफ और हैरानी में थी और पूछने लगी कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल उसे पकड़ने में इतनी देर क्यों कर रही है। तभी एक कोयल जैसी मीठी आवाज ने टोकते हुए कहा कि शायद उन्हें इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए, जिससे सब हैरानी में जम गए। जब उन्होंने उस आवाज की तरफ देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि लियू रुयान थी, जिसे देखकर लॉन्ग चिंगशाओ दंग रह गई। अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए लॉन्ग चिंगशा ने उसे यकीन दिलाया कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है और इंसाफ होकर रहेगा। लियू रुयान ने हमारे हीरो की तरफ देखा जिसे लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स बांध रहे थे, और फिर धीरे से अपनी मास्टर से कहा कि उसे लगता है कि उन्हें ये बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए। उसने याद दिलाया कि ग्रेट सोर्ड इंक्वायरी अब सिर्फ 10 दिन दूर है, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। सॉर्ड गेल पीक के डिसाइपल्स हैरान थे। सीनियर सिस्टर के बिस्तर तक कोई पहुंच गया, फिर भी वो सारे चार्जेस हटाना चाहती है। जहां कई लोगों के दिल ये सुनकर टूट गए, वहीं दूसरे ये सोचने लगे कि क्या वांग टोंग और लियू रुएन के बीच कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है। उसी वक्त आसमान से कई साए तेजी से नीचे आए, जिनकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि 9 सॉर्ड माउंटेन की एम्प्रेस बाई यकिंग कर रही थी। एम्प्रेस को देखते ही लॉन्ग चिनशाओ और सॉर्ड गेल पीक के सभी डिसाइपल्स आदर के साथ घुटनों के बल बैठ गए, जिसे बाई यकिंग ने बस एक इशारे से स्वीकार किया। उसने उन्हें खड़े होने का इशारा किया, लेकिन उसकी नजरें पूरी तरह हमारे हीरो पर टिकी थीं, जो शाही मौजूदगी से बेखबर अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। एक लंबी खामोशी के बाद, जो मानो सदियों जैसी लग रही थी, बाई यकिंग एक गहरी सांस लेती है और पूछती है कि आखिर आज रात यहाँ क्या हुआ है। लॉन्ग चिनशाओ घबराते हुए सारी कहानी सुनाती है, लेकिन वो चालाकी से वांग टोंग का रुयान बिस्तर में घुसने वाली बात छिपा लेती है ताकि उसके डिसाइपल की इज्जत बनी रहे। वो बस इतना बताती है कि नशे की हालत में उसने पीक में घुसपैठ की और रुयान को परेशान किया, जिसकी वजह से वांग बाओ के साथ उसका झगड़ा हुआ और ये सब हंगामा खड़ा हो गया। एम्प्रेस बड़े शांत अंदाज में अपना हाथ लहराती हैं और स्पिरिचुअल पावर की एक ऐसी लहर छोड़ती हैं जिससे वांग टोंग के शरीर से शराब का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है। पूरी सेक्ट की नज़रों के सामने उसे जबरदस्ती जगाया जाता है और वो अपनी आंखें मलते हुए एकदम उलझन में उठकर बैठता है। वो आसपास मौजूद डिसाइपल्स की भीड़ और एल्डर्स के सख्त चेहरों को देखता है और अपना सिर खुजलाते हुए बड़ी सावधानी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। वो डिसाइपल्स जो अभी उसकी ताकत से थर थर कांप रहे थे, अब बिल्कुल दंग हैं। ऐसा लगता है जैसे इस आदमी को अपने उस तबाही मचाने वाले प्रदर्शन की कोई याद ही नहीं है। जैसे जैसे उसकी याददाश्त वापस आती है, उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो मन ही मन सोच रहा है, मैं इस मुसीबत में कैसे फंस गया। उसे एक सपने की याद आती है जहां एक सिस्टम था और 9 डिवाइन सॉर्ड्स की ग्रेट हार्मनी थी, जो कि असल में सिर्फ एक सपना नहीं था। भीड़ को नज़रअंदाज करते हुए वो जल्दी से अपनी इंटरनल स्टेट चेक करता है और जो उसे दिखता है वो उसे पूरी तरह हैरान कर देता है। उसकी कल्टीवेशन अब चीफ फाइनिंग स्टेज से सीधे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंच गई है। हालांकि होश में होने पर वो अब भी काफ़ी साधारण दिखता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि नशे की हालत में 9 डिवाइन सोर्ड्स उसे इतनी ताकत देते हैं कि वो एक ट्रिबुलेशन एक्सपर्ट को भी मौत के घाट उतार सकता है। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। इसी बीच भीड़ के शोर शराबे के बीच हमारा हीरो धीरे धीरे सारी कड़ियां जोड़ने लगता है। उसे याद आता है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी। नशे के धुत होकर वो सोर्ड गेल पीक में घुस गया था और यहाँ तक कि सीनियर सिस्टर लू रुयान के बिस्तर में भी जा लेटा था।
उस वक्त उसे ऐसा लगा था जैसे उसने किसी गर्म चीज को पकड़ रखा हो। वो रुयान की तरफ एक नजर डालता है जिसका चेहरा अब शर्म से लाल हो चुका है। वो एक लंबी सांस लेता है, उसे समझ आ गया है कि उसकी रेपुटेशन का कचरा हो चुका है। सच तो यह है कि अगर वो होश में होता तो ऐसा खौफनाक कदम उठाने की हिम्मत कभी नहीं करता। जब वो अपनी इस मुसीबत को समझने की कोशिश कर रहा है, तभी सॉर्ड ग्लो पीक के मास्टर जंग युनशान जख्मी वांग बाओ की हालत देखने के लिए दौड़कर आते हैं। उसकी जांच करने के बाद जंग युनशन बड़े भारी मन से एम्प्रेस को बताते हैं कि वांग बाओ के शरीर की हर एक मेरिडियन पूरी तरह टूट चुकी है। चोटें बहुत गहरी हैं। वो नौजवान अब पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है। एक पल में ही वहां मौजूद हर कोई हमारे हीरो को किसी मॉन्स्टर की तरह देखने लगता है। मेरिडियंस का टूटना, ये तो मौत से भी बदतर सजा है, और इस बात का डर पूरी भीड़ में फैल जाता है। जांग इंशान का चेहरा नफरत से काला पड़ जाता है। अपनी आंखों में एक ठंडी चमक लिए वो दलील देते हैं कि वैंग टोंग ने बार बार सेक्ट के नियमों को तोड़ा है और जानबूझकर एक साथी डिसाइपल को नुकसान पहुंचाया है। वो मांग करते हैं कि सेक्ट के कानून के मुताबिक इस लड़के को एक मिसाल बनाने के लिए तुरंत मौत की सजा दी जानी चाहिए। इन शब्दों को सुनते ही हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। ये नाइन सोर्ड माउंटेन की सबसे कड़ी सजा है, जो आमतौर पर सिर्फ गद्दारों या बहुत बड़े गुनहगारों को दी जाती है। ऐसा लगता है जैसे जैंग युनशान अब खून के प्यासे हो गए हैं, और हो भी क्यों ना, उनका सबसे होनहार डिसाइपल जो हमेशा के लिए अपाहिज हो गया था। ऐसी हार किसी को भी पागल कर सकती है। लेकिन तभी बिल्कुल अचानक लॉन्ग चिंगशा बोलती हैं और कहती हैं कि इस लड़ाई की वजह सबने अपनी आंखों से देखी है। वो इशारा करती हैं कि अगर वांग बाओ के मन में पहले मारने का इरादा ना होता तो उसकी ये हालत कभी नहीं होती। एक तरह से ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। वो जांग युनशान से पूछती हैं कि क्या वो चुपचाप खड़े रहकर खुद को मरवा देते अगर कोई उन्हें मारने की कोशिश करता। पीक मास्टर सन्न रह जाते हैं कि वो वाकई में हमारे हीरो का बचाव कर रही हैं। वो यकीन ना करते हुए हकलाते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि इस लड़के ने उन्हीं की पीक में घुसपैठ की है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि लॉन्ग चिंगशाओ का नज़रिया अब पूरी तरह बदल चुका है। वो वांग टोंग की दिखाई गई ताकत से बहुत प्रभावित हुई हैं। उसकी कल्टीवेशन और टैलेंट उनकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। उन्हें शक है कि एम्प्रेस को भी इसमें दिलचस्पी है, और इस वक्त उसे मारना नाइन सोर्ड माउंटेन के भविष्य को अपने हाथों से काट देने जैसा होगा। जांग युनशान गुस्से में दहाड़ते हैं और सबको याद दिलाते हैं कि वैंग बाओ सेंट्रल प्रोविंस के एंशिएंट रॉयल हाउस से ताल्लुक रखता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। उसकी मेरिडियंस तबाह होने के बाद शायद एम्प्रेस के लिए भी रॉयल हाउस को कोई संतोषजनक जवाब देना मुश्किल होगा। इसी बीच एम्प्रेस बाई यिकिंग खामोश रहती हैं। वो बिल्कुल शांत हैं और उनके चेहरे के भाव पढ़ पाना नामुमकिन है। वो बस इतना पूछती हैं कि क्या उन सबका बोलना खत्म हो गया। जांग युनशन सहम जाते हैं और हाँ में सिर हिलाते हैं। जैसे ही वो कंफर्म करते हैं, एम्प्रेस अपना सिर झुकाती हैं। उनके चेहरे पर अब भी वही बेरुखी है। वो हमारे हीरो की तरफ एक हल्की सी नजर डालती हैं। अपने हाथ के एक साधारण इशारे से एक सुनहरी रोशनी उड़कर जांग युनशन के हाथ में पहुंचती है। ये क्रिम्सन ब्लड फ्लोइंग पर्ल है, एक ऐसी पिल जो वांग बाओ की मेरिडियंस को दोबारा जोड़ सकती है। ये पिल पक्का करती है कि उसकी कल्टीवेशन को कोई नुकसान ना हो, जिसे देखकर जांग युनशान दंग रह जाते हैं। ये एक अर्थ ग्रेड ट्रेजर है, और नाइन सोर्ड माउंटेन के पास ऐसी सिर्फ 3 ही है। किसी ने नहीं सोचा था कि एम्प्रेस इतनी कीमती चीज इतनी आसानी से दे देंगी। हमारा हीरो अपनी भौहें सिकोड़ता है और आसमान में एम्प्रेस की तरफ बड़ी उलझन के साथ देखता है। मन ही मन वो काफी भावुक है और सोच रहा है, क्या वो ये सब मुझे बचाने के लिए कर रही हैं? ये वाकई में एक बहुत बड़ा आसान है। इस बात की गहराई को नजरअंदाज करते हुए बाई येकिंग अपनी नजरें लियू रुयान की तरफ मोड़ती हैं। वो सीनियर सिस्टर से पूछती हैं कि उन्हें क्या लगता है कि वांग टोंग को इस घुसपैठ के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए। रुयान हिचकिचाती है। उसकी आंखें अनजाने में हमारे हीरो की तरफ चली जाती हैं। वो पूरी भीड़ के सामने बड़ी कोमलता से बात करते हुए सुझाव देती है कि इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वांग टोंग नशे में था और उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। ये सुनकर सारे डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं। वो उसके बिस्तर तक पहुंच गया और वो उसे यूं ही जाने दे रही है। देखने वालों को ये किसी जबरदस्ती दिखाए जाने वाले रोमांस जैसा लग रहा है। कुछ डिसाइपल्स तो वहां से जाने की बात करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ड्रामा अब उनके बस के बाहर हो गया है। लेकिन तभी इस सदमे के बीच एक गर्मजोशी भरी आवाज गूंजती है। हमारा हीरो बोल पड़ता है और सीनियर सिस्टर रुयान से वादा करता है कि वो जल्द ही अपनी इस हरकत के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगेगा और इसकी भरपाई करेगा। रुयान का चेहरा गहरा लाल हो जाता है। वो बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, पर शब्द नहीं निकलते। सच तो यह है कि लड़के को दिल जीतना अच्छे से आता है। आसपास के डिसाइपल्स उसकी बातों के सामने खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। फिर पीक मास्टर जैंग की तरफ मुड़ते हुए हमारा हीरो मानता है कि उसकी ये हरकतें शराब की वजह से थीं।
वो दावा करता है कि उसका इरादा वांग बाओ को इतना गहरा जख्म देने का नहीं था। जांग युनशिन की आंखें गुस्से से फड़कने लगती हैं। इतने बड़े नुकसान को एक गलती कहना तो बहुत बड़ी बात है। हमारे हीरो का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो अपनी गलती स्वीकार करता है। वो कहता है कि चूंकि उसने अपराध किया है, इसलिए वो सेक्ट की हर सजा भुगतने को तैयार है। यहाँ तक कि वो अपनी कल्टीवेशन खत्म करने का सुझाव भी देता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, बाई यकिंग की शांत आवाज फिर से गूंजती है। वो कहती हैं कि चूंकि पीड़ित पक्ष को कोई ऐतराज नहीं है, इसलिए ये मामला यहीं खत्म होता है। वो सबको वहां से जाने के लिए कहती हैं, जिसे सुनकर भीड़ में सुगबुगाहट होने लगती है। डिसाइपल्स एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और यहाँ तक कि हमारा हीरो भी इस बात पर हैरान है कि एम्प्रेस ने दूसरी बार उसे बचाया है। ऐसा नहीं है कि उसे अपनी शक्तियां खोने का डर था। उसके लिए कल्टीवेशन लेवल्स दूसरे नंबर पे आते हैं। जब तक उसके पास उसकी अपनी ताकत है, उसकी पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं है। और इस तरह ये तनाव भरा माहौल आखिरकार शांत होने लगता है। जांग युनशिंग अपनी आंखें सिकोकर एम्प्रेस की तरफ देखते हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या सेक्ट नेता उसे सिर्फ इसलिए जाने दे रही हैं क्योंकि वो टैलेंटेड है और उसे मनमानी करने दे रही है। बाई यकिंग हल्का सा गुस्सा जाहिर करती हैं। वो कहती हैं कि स्वॉर्ड इंक्वायरी कॉन्फ्रेंस करीब है और वो नहीं चाहती कि कोई और पेचीदगी या मुसीबत खड़ी हो। दूसरी बात, वो ये कहती हैं कि लू रुयान अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती और चूंकि उन्होंने खुद वैंग बाओ का इलाज कर दिया है, तो पीक मास्टर जांग अभी भी इतने जिद्दी क्यों बने हुए हैं। नियमों के मुताबिक जो सोड पीक्स पर बिना इजाजत आते हैं, उनकी कल्टीवेशन खत्म कर दी जानी चाहिए। वो रूखेपन से पूछती हैं कि क्या उनका इरादा आज यहाँ मौजूद हर डिसाइपल की कल्टीवेशन खत्म करने का है। तीसरी बात, वो उन्हें याद दिलाती हैं कि ये नियम उन्होंने खुद बनाए हैं। वो पूरी भीड़ के सामने कड़ाई से पूछती हैं कि क्या अब उन्हें किसी मामले को सुलझाने के लिए उनकी परमिशन की जरूरत है। जांग युनशिंग उनके शब्दों का भारीपन महसूस करते हैं और सिर्फ अपना गुस्सा पीकर रह जाते हैं। मन ही मन एम्प्रेस सोच रहे हैं कि क्या ये वाकई इतना बेवकूफ़ है। आखिर हमारे हीरो की जीत ने उसकी काबिलियत साबित कर दी थी। उसने वैंग बाओ को बुरी तरह हराया, जो ये साबित करता है कि उसकी ताकत कहीं ज्यादा है। उनके लिए ऐसे नायाब टैलेंट को तबाह करने के बजाय उसे संवारना ज्यादा मायने रखता है। बाई येकिंग की बर्फीली नजरों का सामना करते हुए जांग युनशिंग विरोध करने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, लेकिन आखिर में एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकलता। सच कहूं तो खामोशी ही उनके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता था। बाई येकिंग फिर से बोलती हैं और पीक मास्टर्स को अपने डिसाइपल्स वापस ले जाने का हुक्म देती हैं। वो लॉन्ग चिंगचियाओ को सोर्ड पीक के हादसे के बाद की सफाई का काम सौंपती हैं। जहां तक वैंग टोंग की बात है, वो उसे अपने पीछे आने का आदेश देती हैं। हमारा हीरो लू रुयन की तरफ एक माफी भरी नजर डालता है और मन ही मन उसे केस आगे ना बढ़ाने के लिए शुक्रिया कहता है। रुयन का चेहरा लाल हो जाता है और वो तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है, एक बेबस सांस छोड़ते हुए। हमारा हीरो शानदार जामिंग पीक की तरफ एम्प्रेस के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो चोटी की तरफ उड़ते हैं, वो पहले ही अंदाजा लगा लेता है कि एम्प्रेस उसे यहाँ क्यों ला रही है। आखिर उन्होंने उसे बचाने के लिए इतनी मेहनत की है, यहाँ तक कि झगड़ा सुलझाने के लिए एक कीमती खजाना तक दे दिया। वहां पहुंचने के बाद बाई येकिंग बिना वक्त गंवाए उससे सीधे उसके स्वॉर्ड इंटेंट के बारे में पूछती हैं। वो बड़े सम्मान के साथ समझाता है कि जिस तलवार की राह को उसने अभी महसूस किया है, वो ग्रेट हार्मनी का रास्ता है। फिर वो उसके हथियार को देखते हुए पूछती हैं कि ऐसी तलवार आखिर आई कहाँ से। वो उन्हें बताता है कि शायद ये पहाड़ के पीछे मौजूद स्वॉर्ड ग्रेव से मिली है। बाई यकीन की भौहें तन जाती हैं, क्योंकि वो कब्रें हजारों सालों के बेकार कचरे से भरी पड़ी हैं। ये वाकई में कमाल की बात है कि उसे नाइन सोर्ड माउंटेन के उस पुराने कबाड़ के बीच इतना ताकतवर हथियार मिल गया। सोचना पड़ेगा कि ये सिर्फ किस्मत थी या कुछ और। वो जानती है कि वो सेक्ट के रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन का लेवल उन्हें वाकई में उलझन में डाल देता है। महज 7वीं स्टेज का ची रिफाइनर इतना काबिल नहीं हो सकता, और फिर भी एक बेकार सी तलवार के साथ उसने 7वीं स्टेज के ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस के बराबर की ताकत दिखा दी। इससे भी अजीब बात यह है कि वो उस भयानक एनर्जी के झटके से बच कैसे गया। उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी एक रहस्यमयी पहेली है, जिसे सुलझा पाना खुद लेजेंडरी एम्प्रेस के लिए भी मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे हमारा हीरो उनके लिए भी ढेरों सरप्राइज से भरा हुआ है। बाई येकिंग अपना हाथ हिलाती हैं और उनकी नज़रों में गंभीरता आ जाती है। वो कहती हैं कि ग्रेट सोर्ड इंक्वायरी कॉन्फ्रेंस शुरू होने में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। वो उसे बताती हैं कि फिलहाल के लिए वो जैनली पीक वापस न जाएगा। इसके बजाय वो उनके साथ ही रुकेगा, ताकि वो उसे व्यक्तिगत रूप से कुछ चीज़ें सिखा सके। हमारा हीरो ये खबर सुनकर एक पल के लिए सुन्न रह जाता है। वो सोच रहा है, क्या जामिंग पीक पर रुकना वाकई में एक अच्छा आइडिया है, जबकि सेक्ट नेता यहाँ अकेली रहती हैं। साथ रहना काफ़ी असुविधाजनक हो सकता है और अफवाहों को संभालना तो नामुमकिन होगा। जाहिर है वो ये बात बोलने की बेवकूफ़ी नहीं करता जब तक कि वो बाई यकीन के हाथों पिटना ना चाहे। वो अपने ख्यालों को अपने तक ही सीमित रखता है।
एम्प्रेस कुछ पलों के लिए खामोश रहती हैं, मानो किसी सोच में डूबी हो। वो वांग टोंग की तरफ देखती हैं और पूछती हैं कि क्या उसे पता है कि नाइन सोर्ड माउंटेन के लिए सोर्ड इंक्वायरी कॉन्फ्रेंस के असल मायने क्या हैं। उसे हवा के रुख में बदलाव महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई बहुत पुराना राज खोलने वाली है। नाइन सोर्ड माउंटेन की इज्जत पूरे जीली कॉन्टिनेंट पर है, क्योंकि ये सोर्ड कल्टीवेशन का आखिरी गढ़ है। लेकिन तलवारों की यह विरासत अब धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही है। 2000 साल पहले किसी अनजाने कारण से सोर्ड पाथ पूरी तरह टूट गया था, और तब से सोर्ड कल्टीवेटर्स बहुत कम हो गए हैं। अब बस नाइन सोर्ड माउंटेन ही सोर्ड एंसेस्टर की इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। सोर्ड इंटेंट और सोर्ड हार्ट दोनों को हासिल करके वांग टोंग ने साबित कर दिया है कि उसका भाग्य उसे इमॉर्टल एम्परर रिल्म तक ले जाएगा। ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाई येचिन एक गहरी सांस लेते हुए उसे आगाह करती है कि उसे युनजो के 5 मेजर सेक्ट्स में से शानहा सेक्ट से खास तौर पर बचकर रहना होगा। नाइन सोर्ड माउंटेन और शानहा सेक्ट की यह दुश्मनी लगभग 2000 साल पुरानी है, और यह सब यिनजो के नंबर 1 सेक्ट के खिताब के लिए है। असल में यह सम्मान सिर्फ नाइन सोर्ड माउंटेन के पास था, लेकिन सोर्ड हेरिटेज के टूटते ही उनके दुश्मनों को हमला करने का मौका मिल गया। कुछ रहस्यमयी ताकतों के साथ मिलकर शानहा सेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ा, और उनका मकसद बस टॉप स्पॉट हासिल करना है। सच तो यह है कि उनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। 2 सदियों से वे नाइन सोर्ड माउंटेन के जीनियसिस को चुपके से खत्म कर रहे हैं, ताकि इस सेक्ट का भविष्य ही मिट जाए। ये एक बहुत ही ठंडी और सोची समझी शैडो वॉर है। यहाँ तक कि नाइन सोर्ड माउंटेन के पिछले इमॉर्टल एम्परर की मौत के पीछे भी शानहा सेक्ट का ही हाथ बताया जाता है। जब वांग टोंग को एहसास होता है कि उसका खुद का भविष्य दांव पर है, तो वह पूरा ध्यान लगाने लगता है। एक लंबी खामोशी के बाद वह सिर हिलाकर इस खतरे की गंभीरता को समझ लेता है। वो सेक्ट नेता से पूछता है कि उसे अब क्या करना होगा। बाई येकिंग का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो आने वाली कॉन्फ्रेंस के बारे में बताती है। भले ही वे इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग ट्राइब्स के एक्सपर्ट्स उन्हें चुनौती देने आएंगे, जिनमें शॉलिन सेक्ट भी शामिल है। वो पूछती है कि क्या वो उसे रिप्रेजेंट करेगा। वांग टोंग थोड़ा झिझकते हुए अपना सिर खुजलाता है। वह तैयार तो है, लेकिन उसे शक है कि अपनी करंट कल्टीवेशन लेवल के साथ वह जीत पाएगा या नहीं। वह कहता है, मेरा सोर्ड इंटेंट अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है। बाई येकिंग बस मुस्कुराती है, जैसे उसे कुछ ऐसा पता हो जो वांग टोंग नहीं जानता। उसकी सादगी देखकर बाई येकिंग की आंखें थोड़ी फड़कती हैं। वो मन ही मन हैरान होकर सोचती है, अगर इसे वाकई यकीन नहीं है, तो फिर वांग टोंग ने उसे जमीन पर कैसे हरा दिया। अपनी हैरानी के बावजूद वह एक एम्प्रेस की तरह खुद को शांत रखती है। वह उसे बताती है कि इस दौरान वह खुद उसे सेक्ट सीक्रेट सिखाएगी। वह वादा करती है कि उसे जो कुछ भी चाहिए वह बस मांग ले। जो भी रिसोर्सेज वह ला सकती है वे सब उसके होंगे। वांग टोंग मुस्कुराकर मान जाता है, लेकिन गहराई में उसे रेयर रिसोर्सेज की कोई फिक्र नहीं है। जब तक उसे पीने की इजाज़त है वो पूरी तरह खुश है। बाई येकिंग हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी सोर्ड्समैनशिप देखने की इच्छा जताती है। ये सुनकर वह अपनी कलाई के एक झटके से ग्रेट हार्मनी सोर्ड को समन करता है। एक लेजेंडरी टैलेंट के हाथ में एक लेजेंडरी ब्लेड। जैसे ही तलवार सामने आती है, हवा में एक जबरदस्त प्रेशर भर जाता है। बाई येकिंग की नज़रें तेज हो जाती हैं, क्योंकि वह उस हथियार की ताकत को महसूस कर सकती है। वो काफ़ी प्रभावित दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपना आखिरी फैसला कर लिया है। वो उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि क्या वो उसे अपना मास्टर मानने के लिए तैयार है। ये सुनकर वांग टोंग बहुत खुश हो जाता है। सेक्ट नेता का डिसाइपल बनना एक बहुत बड़ा मौका है। फिर भी वह अपनी शोहरत या आने वाली ताकत के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो सोचता है, क्या इसका मतलब है कि अब मैं सबके सामने अपनी शराब पी सकूंगा? अगर मैं इनका डिसाइपल बन गया तो फिर कौन मुझे पीने से रोक पाएगा? यही सोचकर वह तुरंत बाई येकिंग के सामने झुक जाता है और उन्हें मास्टर कहकर बुलाता है। फिर वह पूछता है कि क्या कोई और बात है जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए। बाई येकिंग के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव आता है और वह मना कर देती है। वह समझाती है कि कोई मुश्किल नियम नहीं है, बस कुछ बातें याद रखनी होंगी। उसे अपने मास्टर की बात माननी होगी, बिना वजह दखल नहीं देना होगा, और कभी बेवकूफ़ी या धोखा नहीं देना होगा, जो सुनने में काफ़ी जायज़ लगता है। वांग टोंग हंसते हुए कहता है कि उसकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो उसे खुलकर बोलने के लिए कहती है। इसी बीच उसकी उस शराब वाली हरकत को 3 दिन बीत चुके हैं। उसके ड्रंकन सोर्ड डांस की खबर अभी भी फैल रही है, और नाइन सोर्ड माउंटेन के सभी डिसाइपल्स के बीच ये गपशप का सबसे पसंदीदा टॉपिक बन गया है। सोर्ड एंड विंड पवेलियन में लिऊ रुयान जामिंग पीक की ओर देख रही है। उसके पीछे लिन शाओशाओ उसे गौर से देख रही है और उसके चेहरे पर सोच विचार के भाव है। शाओशाओ गौर करती है कि उसकी सीनियर सिस्टर पिछले 1 घंटे से वहीं खड़ी है। वो उसे छेड़ते हुए पूछती है कि क्या वो उस इंसान के आने और माफ़ी मांगने का इंतज़ार कर रही है।
ये सुनकर लिू रुयान की नजरों में थोड़ी अनिश्चितता दिखती है। वह अपनी चिड़चिड़ाहट छुपाते हुए पूछती है, ये तुम कैसी बकवास कर रही हो? शाओशाओ को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि रुयान की पुरानी आदतें फिर से जाग रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सीनियर सिस्टर को उस पर थोड़ा क्रश होने लगा है। वह रुयान को चेतावनी देती है कि अगर उसने उसे पसंद नहीं किया तो दूसरी बहनें जरूर हाथ मार लेंगी। आखिर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जूनियर ब्रदर वांग काफी हैंडसम है। शाओशाओ मजाक में कहती है कि रुयान को उसे संभालने का काम उन पर छोड़ देना चाहिए। लिू रुयान बस दूसरी तरफ देखने लगती है और बात को टाल देती है। वो तेजी से विषय बदलती है और कहती है कि उसका जेड हेयर पिन, जो उसकी माँ की निशानी थी, अभी तक वापस नहीं मिला है। उसके इरादे साफ हैं और हम देख सकते हैं कि ऐसे मामलों में वो हार मानने वाली नहीं है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लिन शाओशाओ उसे पूरी तरह समझ रही है। वह सलाह देती है कि उसे वापस मांगने का मौका ढूंढना चाहिए, क्योंकि युन जो के कई सेक्ट्स आने वाली ग्रेट सोर्ड इंक्वायरी असेंबली के लिए वहां पहुंचने लगे हैं। उधर ग्वांगमिंग सिटी में ये चर्चा है कि एम्प्रेस और दूसरे मास्टर्स पहाड़ से नीचे उतर गए हैं और 2 दिनों तक वापस नहीं आएंगे। वांग टोंग से मिलने का ये बिल्कुल सही वक्त है। वो कहती है कि अगर रुयान एक अच्छी शराब का जार लेकर जाए तो शायद उनके बीच और गहरी बात हो सके। लिू रुयन ये सुझाव सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लेती है। वो पूछती है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि पहल मुझे करनी चाहिए? शाओशाओ बस हंसती है और उसे चिढ़ाती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उस जेड हेयरपिन को भूल जाए। वो मजाक में गला साफ करते हुए उसे चेतावनी देती है कि अभी उसका मुकाबला जिन्यू पी की सभी बहन से है। असेंबली के बाद हालात और मुश्किल हो जाएंगे, तब उसे हर कोने से आने वाले राइवल्स का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा लगता है जैसे वैंग टोंग का ध्यान खींचने के लिए बहुत भीड़ होने वाली है। दूसरी तरफ सीनियर ब्रदर वैंग दान वैंग बा की तरफ देखता है, जो एक मम्मी की तरह पट्टियों में लिपटा हुआ है और गुस्से में दहाड़ता है। वैंग टोंग ने हद पार कर दी है। उसने न सिर्फ वांग बा के मेरिडियंस काट दिए, बल्कि उसकी 100 से ज्यादा हड्डियां भी तोड़ दी। जामिंग पीक शायद ये बेइज्जती सह ले, लेकिन वांग आन इसे कभी नहीं छोड़ेगा। हम वापस जामिंग पीक की तरफ चलते हैं, जहां वांग टोंग ग्रेट हॉल की छत पर खड़ा है और उदास मन से शहर की रोशनी देख रहा है। उसे इस बात का बहुत अफसोस है कि पिछली बार उसने ज्यादा शराब नहीं खरीदी, या फिर काश वह अपने नए मास्टर के साथ ईमानदार रहा होता। अब वह एक बड़ी मुश्किल में है, बिना एक बूंद शराब के पहाड़ पर फंसा हुआ। उसकी फाउंडेशन, एस्टैब्लिशमेंट, कल्टिवेशन इतनी नहीं है कि वो अपने मास्टर की पाबंदियों को तोड़ सके। ये उस इंसान के लिए बहुत दुखद स्थिति है जो शराब के लिए जीता है, या कम से कम वो खुद को यही बताता है। अचानक पहाड़ों की धुंध के बीच एक सफेद परछाई दिखाई देती है। अपनी सीनियर सिस्टर को पहचानते ही वांग टोंग की आंखें चमक उठती हैं और वह तुरंत हरकत में आ जाता है। वह छत से नीचे कूदता है और लियो रुयान की तरफ दौड़ता है। उसकी अचानक दी गई इस ग्रीटिंग से वह पूरी तरह चौंक जाती है और थोड़ा लड़खड़ा जाती है। जैसे ही वह करीब आता है, वह खुद को संभालती है। वह जल्दी से समझाता है कि वह मिलने और माफ़ी मांगने आने वाला था, लेकिन एम्प्रेस ने उसे चोटी छोड़ने से मना कर दिया है। उस दिन की अपनी शराब वाली हरकत के लिए माफ़ी मांगने की पहल करते हुए वो उसकी दया और सब्र के लिए शुक्रिया अदा करता है। ये वाकई एक बहुत ही ईमानदार कोशिश है। वह वादा करता है कि अगर उसे कभी उसकी मदद चाहिए तो वह कभी मना नहीं करेगा। लियो रुयान उसे देखती है और उसकी बातें सुनकर उसका चेहरा हल्का गुलाबी होता है। उसने अभी उसे आधिकारिक तौर पर माफ़ नहीं किया है, लेकिन वह खुद से कहती है कि यह जूनियर ब्रदर तो काफ़ी समझदार लग रहा है, किसी लापरवाह प्लेबॉय जैसा बिल्कुल नहीं। आखिरकार लियो रुयान बोलती है और उसे याद दिलाती है कि वह अपनी चीज़ें वापस लेने आई है, जिसकी शुरुआत उस जिन हेयरपिन से होगी। ये सुनकर वांग टोंग को थोड़ा मज़ा आता है। वह सोचता है, क्या ये वाकई सिर्फ उस हेयरपिन के लिए आई है, न कि मुझे डांटने या सज़ा देने के लिए? थोड़ी सी सख्ती शायद उसे बेहतर महसूस कराती, लेकिन उसका रिएक्शन देखकर लियो रुयन का चेहरा और भी लाल हो गया। वो उसकी खामोशी का गलत मतलब निकालती है और पूछती है कि क्या वह उसे अपने पास रखना चाहता है। वह अपनी स्टोरेज रिंग से एक बढ़िया शराब का जार निकालती है और कहती है कि उसने सुना है उसे शराब का बहुत शौक है। वह उस जेड हेयरपिन के बदले शराब का सौदा करती है, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। वह कहती है कि चूंकि एम्प्रेस बाहर गई हुई है, इसलिए वह छुप कर पी सकता है। वो उसे चेतावनी देती है कि वह किसी को न बताए कि शराब उसने दी है। जार को देखते ही वांग टोंग की आंखें चमक उठती हैं। शराब, उसे इसी चीज की तलाश थी। उसके लिए सीनियर सिस्टर लियू किसी फरिश्ते से कम नहीं है, और उसकी नजरों में ये साफ दिख रहा है। उस गहरी नजर को देखकर लियू रुयान का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। उसकी वे पीच ब्लॉसम आइज वाकई उसके बर्दाश्त के बाहर है। ये देखते हुए कि उसने अभी तक हेयरपिन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया है, वह घबराते हुए हकलाती है कि अगर उसे वह इतना ही पसंद है तो शायद वह उसे रखने दे सकती है। असल में उसका पूरा ध्यान शराब पर है और उसका उसे छेड़ने का कोई इरादा नहीं है। उसे बस अपनी बेचैनी शांत करने के लिए एक घूंट चाहिए।
वह अपनी उंगली के एक इशारे से सोड की एक लहर भेजता है और बड़ी सफाई से उस जार की सील खोल देता है, जो अभी भी लियू रुयान की बाहों में है। शराब की खुशबू हवा में फैल जाती है, जिससे उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह खुशबू लेने के लिए उसके करीब झुक जाता है। वह उसकी शानदार महक पर एक संतोष भरी हंसी हंसता है, जिससे लियू रुयान हैरान और शर्म से लाल हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि वो शराब की बात कर रहा है या उसकी। वो पूछती है कि वो इतना करीब क्यों आ रहा है, और उसे एक पल के लिए लगता है कि उसका जूनियर ब्रदर शायद उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसके गाल और भी ज्यादा तपने लगते हैं जब वह पूछता है कि ये आखिर कौन सी शराब है। वो थोड़ी हैरान रह जाती है, उसे उम्मीद नहीं थी कि शराब का एक जार उसे इतनी सच्ची खुशी देगा। वो समझाती है कि ये 100 साल पुरानी न्योर होंग है। वांग टोंग जोर से हंसता है और एक इशारे के साथ वह साफ तरल पदार्थ जार से एक ड्रैगन की तरह ऊपर उठता है और हवा में एक पानी के सांप में बदल जाता है। वह सीधा उसके मुंह में जाकर गिरता है और वह उसके लाजवाब स्वाद और उसके बाद मिलने वाली ताजगी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। ये वाकई बेहतरीन शराब है। जैसे ही वह उसकी बाहों से जार झपटा है, स्वाद का एक धमाका होता है। अब दूसरी बार नशे की हालत में पहुंचने के बाद उसे पीच ब्लॉसम सोर्ड गॉड की टेक्निक्स के बारे में एक नया नजरिया मिलता है। उसे 12 फ्लाइंग सोर्ड्स ऑफ ताई हासिल होती है और उसका लेवल भी बढ़ जाता है। जैसे ही सिस्टम उसके स्टेटस को अपडेट करता है, वह फाउंडेशन बिल्डिंग के 7th स्टेज के पिक पर पहुंच जाता है और बेमिसाल 12 फ्लाइंग सोर्ड्स टेक्निक में महारत हासिल कर लेता है। अचानक वांग टोंग पागलों की तरह हंसने लगता है और एक बार फिर नूर होंग का जार उठाकर ऐसे पीने लगता है जैसे उस पर कोई जुनून सवार हो। शराब के असर से उसका चेहरा लाल हो गया है। अपनी आधी बंद और चमकती हुई आंखों से वह हैरान खड़ी लियू रियान की तरफ देखता है और उसे लिए एक घूंट के लिए बुलाता है। ये देखकर लियू रियान की आंखें चिंता से फैल जाती हैं। वो सोचती है कि क्या उसका जूनियर ब्रदर फिर से किसी अजीब बदला से गुजरने वाला है। वह फिर से हंसता है, शराब की तारीफ करता है और उसे साथ देने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसके अंदर एक शक्तिशाली सोड इंटेंट जागने लगता है। ये एनर्जी अब उसके काबू से बाहर है और इतने जोर से बाहर निकलती है कि लियू रुयान कई कदम पीछे हट जाती है। हालांकि इस बार ऑरा बदल चुका है। वह सफेद सोड इंटेंट अब हल्के गुलाबी रंग में बदल गया है, जो उसके चारों ओर एक धुंधली हवा की तरह घूम रहा है और हवा में पतझड़ के पत्ते नाचने लगे हैं। ये मुरझाए हुए फूलों और लंबे सपनों जैसा मंजर है। उसके एक हुक्म पर चोटी का हर गिरा हुआ पत्ता ऊपर उठ जाता है, उसकी बढ़ती ताकत की चपेट में आ जाता है। ये पीच ब्लॉसम सोड गॉड की दुनिया है, जहां सूखी लकड़ी और गिरती बारिश भी उसके जादुई डोमेन का हिस्सा बन जाती है। इस पल में उसे एहसास होता है कि आसमान और जमीन की हर चीज एक तलवार का काम कर सकती है। एक बेफिक्र मुस्कुराहट के साथ वह फिर से लियू रुयान की तरफ झुकता है। वह उसके खूबसूरत चेहरे, उसकी कोमल भौहों और गोरी त्वचा को निहारता है, जिससे लियू रुयान का चेहरा एक बार फिर गहरा लाल हो जाता है। शराब की महक और एक मर्द का एहसास उसकी इंद्रियों को सुन्न कर देता है और वह उसकी इस हिम्मत को देखकर पूरी तरह दंग रह जाती है। सच कहूं तो उसे समझ नहीं आ रहा कि इतनी नजदीकी को कैसे हैंडल करे। आखिर ये पहली बार है जब वो किसी मर्द के इतने करीब आई है। खैर, शायद ये दूसरी बार है अगर उनकी पिछली मुलाकात को भी गिना जाए। पर वो अभी भी श्योर नहीं है कि उसका दिल बगावत कर रहा है या उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। वो धीरे से उसे टोकती है कि उसने बहुत पी रखी है, लेकिन वांग टोंग की आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो उससे चांद की रोशनी में साथ पीने को कहता है ताकि वो सारे गम भुला सकें। लू रियान का चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है जब वो पूछती है कि क्या वो सच में उम्मीद करता है कि वो एम्प्रेस के अल्कोहल बैन को तोड़ दे। वो साफ कह देती है कि ऐसा करना नामुमकिन है। और फिर भी 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि वांग टोंग वाइन जार के साथ झूम रहा है, जबकि नशे में धुत लू रियान उसके बगल में बैठी अपने पैर हिला रही है। चांदनी उन पर इस तरह बिखर रही है कि उसकी स्किन बहुत ही कोमल और नाजुक लग रही है। वैंग टोंग अपनी उस इच्छा को मुश्किल से रोक पा रहा है कि वो उसके गालों को खींचे। जैसे ही वो उसे देखती है, उसकी आंखों में एक धुंधली सी चाहत दिखती है। पल भर के लिए उनकी नजरें एक दूसरे से टकराती हैं और हवा में अनकहे शब्दों का बोझ महसूस होने लगता है। माहौल अचानक टेंशन से भर जाता है। लू रियान का दिल इतनी तेज से धड़क रहा है कि वो अपनी घबराहट छुपाने के लिए थूक गटकती है। उसकी धड़कनें हर सेकंड तेज होती जा रही हैं। वो फुसफुसाती है, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी रोशनी है। पर जैसे ही ये लफ्ज उसकी जुबान से निकलते हैं, वो शर्म से अपना सिर झुका लेती है। अपने होठों पर एक नशीली मुस्कान लिए वो कहती है कि पीने के बाद वांग टोंग बिल्कुल अलग इंसान लगता है, जैसे अब वो उसे समझ पा रही हो। वो सोचती है कि वो दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही तन्हाई की दुनिया में बड़े हुए हैं। चांद की चांदनी में उसकी खूबसूरती को देखकर वांग टोंग के अंदर अचानक एक बेचैनी सी जाग उठती है। उसकी बातें वैंग टोंग के दिल को छू जाती हैं
वो ऊपर चमकते चांद और इस विशाल गैलेक्सी को ऐसे देखता है जैसे उसकी नज़रें रात के अंधेरे को चीर देंगी। उसकी पिछली और मौजूदा जिंदगी की यादें उमड़ने लगती हैं, और भारी नशा भी उस संजीदगी को नहीं दबा पाता जो उसके चेहरे पर साफ दिखने लगती है। हालांकि उसकी आंखें नशे में धुंधली हैं, लेकिन अब उनमें एक पैनी अथॉरिटी और एक जबरदस्त सॉर्ड इंटेंट नजर आ रहा है। वो तलवार के साथ बिताई अपनी आवारा जिंदगी के बारे में सोचता है। 20 सालों की सारी नाकामी एक पल में साफ हो जाती है, और 9 हेवेंस सॉर्ड इंटेंट के जरिए उसका असली स्वभाव आजाद हो जाता है। एक तेज हवा के साथ वो बादलों के बीच से इस दुनिया पर हंसता है। पियरलेस सॉर्ड गॉड का इंटेंट आसमान की तरफ बढ़ता है, जिससे एक बेकाबू तूफान खड़ा हो जाता है। उस हवा में बर्फीली ठंडक और जज्बात का बोझ है, जो पहाड़ों की चोटियों और 9 सॉर्ड सेट की घाटियों से होकर गुजरती है। हम देखते हैं कि आसमान में घने बादल छाने लगते हैं, जो धीरे धीरे सितारों को ढक लेते हैं, जब तक कि पूरा आसमान काले बादलों से घिर नहीं जाता। बादलों की चादर बिछ जाती है, जिससे चमकता चांद और मिंग वेस्ट सोर्ड छुप जाते हैं। जंगल के अंदर छोटी शाओ खिड़की से बदलते मौसम को देख रही है और सोच रही है कि अचानक मौसम को क्या हो गया। उधर एक फीमेल डिसाइपल बड़बड़ाते हुए लू रुयन के बारे में पूछती है, क्योंकि उनकी सीनियर सिस्टर आज से पहले कभी पूरी रात बाहर नहीं रुकी थी। लिन शाओ लू रोयान की खाली सीट की तरफ देखती है और सोचती है, शायद अल्कोहल पर जो बैन लगा है वो किसी बहुत बड़ी वजह से है। ये दिल पर बहुत गहरा असर डालता है। अचानक साफ आसमान में बिजली कड़कती है और 9 सोर्ड माउंटेन के ऊपर सितारे एक अजीब सी चमक के साथ धड़कने लगते हैं। रोशनी इतनी तेज है कि मीलों दूर ग्वानलिंग सिटी के लोग भी इस अजीब नज़ारे को देख सकते हैं। उसी पल सिटी लॉर्ड्स मैंशन के अंदर एम्प्रेस बाई एकिंग और 8 ग्रेट सॉर्ड मास्टर्स को हवा में एक जोरदार झटके का एहसास होता है। अगले ही पल वो सब मैंशन के ऊपर आसमान में खड़े होते हैं, और उनकी आंखें दक्षिण की तरफ 9 सोर्ड माउंटेन पर टिकी होती हैं। हैरानी और पहचान के मिले जुले भाव के साथ बी येकिंग भारी आवाज में कहती है, ये हलचल सेक्ट से आ रही है। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट आती है, क्योंकि उसे याद आता है कि वांग टोंग इस वक्त जामिंग माउंटेन पर है। वो मौजूदगी वो तो उसकी होनी चाहिए थी, पर यह सोर्ड इंटेंट तो पूरी तरह बदल चुका है। आखिर ये किस तरह की तलवार है जिसमें इतनी विशाल और ताकतवर पावर है, जो सीधे सितारों और लाइटनिंग पूल से अपनी शक्ति खींच रही है। बाई एकिंग की आंखों में अनिश्चितता की चमक है। ये सोर्ड इंटेंट इतना गहरा है कि उसे भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। वो 8 ग्रेट मास्टर्स को वहीं रुककर मेहमानों का ध्यान रखने का हुक्म देती है, क्योंकि उसे फौरन 9 सोर्ड माउंटेन लौटना होगा। जैसे ही बाई एकिंग वहां से गायब होती है, मेहमानों के तौर पर आए एक्सपर्ट्स अपने होश में आते हैं और उनकी नज़रें जैमिंग माउंटेन की तरफ मुड़ जाती हैं। यहाँ तक कि 4 ग्रेट सेक्ट्स के इमॉर्टल एम्परर्स भी हैरान रह जाते हैं। सच तो ये है कि इस एनर्जी का पैमाना इतना बड़ा है कि बड़े बड़े मास्टर्स की भी सांसें थम जाए। ये ऑरा इतना भारी है कि उन्हें भी प्रेशर महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे 9 सोर्ड माउंटेन से 2000 साल बाद एक और इमॉर्टल एम्परर निकलने वाला है। बेकिंग के अलावा, जिसने सदियों पहले सेक्ट की आखिरी स्पिरिचुअल फॉर्चून का इस्तेमाल करके खुद को अपग्रेड किया था, 9 सोर्ड माउंटेन पूरी तरह बर्बादी की कगार पर था। किसी ने नहीं सोचा था कि आज एक मामूली डिसाइपल ऐसा सोर्ड इंटेंट हासिल कर लेगा जो सीधे आसमान को छुएगा और सितारों व बिजलियों को अपनी ताकत से जगा देगा। हाओहन सेक्ट की एम्प्रेस लियो श्वे सबसे पहले बोलती है और कहती है कि सदियों बाद आखिरकार 9 सोर्ड माउंटेन से एक ऐसा सोर्ड इमॉर्टल निकल रहा है जो इस नाम के काबिल है। वो सोचती है कि ये जीनियस कोई मर्द है या औरत, और कहती है कि अगर वो कोई मर्द है तो वो उसके हुनर को करीब से महसूस करना चाहेगी। टैशुन सेक्ट के इमॉर्टल एम्परर ताई ये बस उसकी तरफ देखते हैं। वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अगर तुमने इसे आजमाया तो शायद ये नया खिला हुआ खिलाड़ी एक ह्यूमन पिल बनकर रह जाएगा। इसी बीच शानहा सेक्ट के एम्परर सूशुओ अपनी ठंडी और चालाक नज़रों से सब देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आखिर ये कैसा जीनियस है जिसका सोर्ड इंटेंट सितारों और गरजती बिजली के साथ आ रहा है। ये नज़ारा वाकई में हर तर्क से परे है। शनहुआ सेक्ट के एम्परर यीशुआन सूशुओ की तरफ एक सोची समझी नज़र से देखते हैं। वो खुद से कहते हैं कि ये सिर्फ एक इंटेंट है, अभी तक कोई टेक्निक या पावर नहीं जिसे जंग में इस्तेमाल किया जा सके। भले ही इस लड़के में बेहिसाब पोटेंशियल है, पर वो सब भविष्य की बात है। जब तक कोई लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन पास नहीं कर लेता, वो इमॉर्टल एम्परर नहीं बन सकता, और ये बात सूशुओ अच्छी तरह जानते हैं। सूशुओ यीशुआन की अनकही बात को अच्छी तरह समझते हैं। अगर ऐसे जीनियस को बढ़ने दिया गया तो 9 सोर्ड माउंटेन अपनी पुरानी शान और दबदबा वापस पा लेगा। एक ऐसा सेक्ट जहां 2 एम्परर्स हों, वो युनजो के पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल देगा। हालांकि उनके सेक्ट्स ऊपर ऊपर से 9 सोर्ड माउंटेन के साथ तालमेल में दिखते हैं,
पर अंदर ही अंदर बहुत गहरी रंजिशें छिपी हैं। इधर पहाड़ पर रात और गहरी हो गई है। वांग टोंग और लू रुयान दोनों नशे में पूरी तरह चूर होकर गहरी नींद में सो चुके हैं। वो छत पर लैंपों के बीच बेतरतीब तरीके से लेटे हुए हैं। नशे में बेहोश लू रुयान सोते सोते सीधे उसके ऊपर गिर गई है। ठीक इसी पल आसमान से सफेद रोशनी की एक लकीर नीचे उतरती है। पलक झपकते ही ग्रेट हॉल की चमकती टाइलों के सामने एक जान पहचाना और ताकतवर साया खड़ा होता है। उन दोनों को इस शर्मनाक हालत में देखकर बाई येकिंग के माथे पर बल पड़ जाते हैं और वो झुंझलाहट और हैरानी में डूब जाती है। उसने इस मंजर की उम्मीद नहीं की थी। अपने हाथ के एक साधारण इशारे से वो लू रोयान से शराब की खुशबू साफ करती है और उसे जगाती है। रोयान घबराकर उछल पड़ती है और उसका नशा एक पल में उतर जाता है। वो फौरन झुककर माफ़ी मांगती है और मान लेती है कि उसे जामिंग माउंटेन पर शराब नहीं लानी चाहिए थी। वो एम्प्रेस से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मेरी विनती है, आप वांग टोंग को दोष न दें। आखिर शराब तो वही लाई थी, भले ही अल्कोहल और उस पाबंदी को उन दोनों ने मिलकर तोड़ा था। वो बस अपनी सज़ा का इंतजार करने लगती है। बी किंग ठंडी आवाज़ में कहती है कि सरेआम नशा करना मना है, खासकर एक सीनियर सिस्टर के लिए जिसे मिसाल कायम करनी चाहिए। एक अच्छी मिसाल बनने के बजाय वो उसे बार बार गलतियां करने के रास्ते पर ले गए है। ये सुनकर लू रुयन कांपने लगती है और लड़खड़ाते हुए कहती है कि वो हर सज़ा के लिए तैयार है। उसकी हालत देखकर बाई येकिंग एक गहरी सांस लेती है और उसे एक लंबी नज़र से देखती है। वो फैसला करती है कि इस बार उसे जाने दिया जाए और उसे वापस घर जाने को कहती है। रुयन जल्दी से उठती है, अजीब तरीके से अपने कपड़े ठीक करती है और वहां से फौरन निकल जाती है। रुयान के जाने के बाद बी किंग अपनी नज़रें वापस वांग टोंग पर टिकाती है। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उसका नशा उतारने की कोशिश करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने महीनों पहले किया था। पर इस बार उसकी तकनीक नाकाम हो जाती है। जैसे ही उसकी एनर्जी उसे छूती है, एक अनदेखी ताकत उसे झटके से पीछे धकेल देती है। बीआई किंग खुद से फुसफुसाती है क्योंकि उसे अब बात समझ आने लगी है। पिछली बार जब उसने वो ग्रेट हार्मी स्वॉर्ड इंटेंट दिखाया था, तब भी वो नशे में धुत था। वो सोचती है तो यही उसका रास्ता है, शराब का इस्तेमाल करके तलवार की दुनिया में कदम रखना। यही वजह है कि उसका कल्टिवेशन हमेशा इतना मामूली दिखता है, चाहे वो उसका कितना भी टेस्ट क्यों ना ले ले। उसकी पुरानी झंझलाहट पूरी तरह खत्म हो जाती है। सच तो यह है कि उसके हुनर का रहस्य अब धीरे धीरे समझ आने लगा है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगले ही पल वो पहाड़ जैसी भारी स्पिरिचुअल पावर का एक सैलाब उस सोते हुए लड़की की तरफ छोड़ती है। जैसे ही वो भारी दबाव उसे घेरता है, उसके शरीर के अंदर मौजूद ग्रेट हार्मनी सोर्ड और 12 फ्लाइंग सोर्ड्स खुद ब खुद रिएक्ट करने लगती हैं। बाई येकिंग का शांत चेहरा अचानक हैरानी से भर जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी किसी तरह वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म को पार कर गई है। ये नामुमकिन लगता है। वो सोचती है, आखिर एक मामूली डिसाइबल के पास उस मास्टर जैसी गहराई कैसे हो सकती है, जिसने एक परफेक्टेड सोल हासिल कर ली हो। बिना किसी हवा के भी उसके सफ़ेद कपड़े लहराने लगते हैं। हालांकि वो बस वहां चुपचाप खड़ी है, पर वांग टोंग के आसपास का प्रेशर हर पल बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि दबाव बढ़ता ही जाता है जब तक कि हार न मानने वाली ग्रेट हार्मनी सोड उसकी ताकत की वजह से शरीर से बाहर आने को मजबूर नहीं हो जाती। वांग टोंग अभी भी गहरी नींद में है और सपनों में कुछ बड़बड़ा रहा है, जबकि उसकी तलवार एक वफादार रक्षक की तरह हवा में उठ खड़ी होती है। उसके चारों ओर एक पैना सोड इंटेंट दिखने लगता है, मानो वो खुद एम्प्रेस को चुनौती दे रहा हो। बेकिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को चैनल करती है और उसके सोड इंटेंट की ताकत देखकर दंग रह जाती है। पर वो ये भी देखना चाहती है कि वो और कितना बर्दाश्त कर सकता है। बुतारा हैरान होने के बावजूद उसके अंदर एक मुकाबला करने की भावना जागती है और वो अपने प्रेशर को ग्रेट सक्सेस स्टेज के पीक तक ले जाती है। जैसे ही उसके ऑरा का वजन ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज तक पहुंचता है, हम देखते हैं कि वांग टोंग के चेहरे के भाव थोड़े बदलते हैं। ग्रेट हार्मनी सॉर्ड का इंटेंट डगमगाने लगता है, पर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हवा में एक और गूंज सुनाई देती है। अचानक बिना बुलाए वो 12 फ्लाइंग सोर्ड्स बाहर आ जाती हैं और उसे घेर लेती हैं। वो पीच ब्लॉसम सोर्ड्स हवा में तैरते हुए उसके शरीर की ढाल बन जाती हैं और ड्यूअल सोर्ड इंटेंट का ये नज़ारा देखकर बाई येकिंग की बोलती बंद हो जाती है। उसने खुद ड्यूअल इंटेंट्स में महारत हासिल की है, इसलिए वो अच्छी तरह जानती है कि एक साथ दो अलग अलग गुणों को साधना कितना मुश्किल है। अगर दोनों इंटेंट्स एक दूसरे के साथ तालमेल न बिठा पाएं तो वो आपस में टकरा जाते हैं और इसका अंजाम जानलेवा हो सकता है। उसने नहीं सोचा था कि ये लड़का इतने सारे राज छुपाए बैठा है और उसकी ये हैरानी धीरे धीरे एक सच्ची खुशी में बदल जाती है। फिर भी बाई येकिंग रुकती नहीं है। वो सच में देखना चाहती है कि इस नौजवान के पोटेंशियल की गहराई कितनी खौफनाक है।
जब उसका प्रेशर आखिरकार ट्रिबुलेशन स्टेज के पीक तक पहुंचता है तो वांग टोंग के नशे में डूबे सोते हुए चेहरे पर पहली बार दर्द की एक लकीर साफ दिखाई देती है। जैसे ही उसे लगता है कि वो अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक पहुंच चुका है, तभी एक और फिनोमिनन होता है जो कन्वेंशनल लॉजिक से परे है। ग्रेट हार्मनी सोर्ड और वो 12 फ्लाइंग सोर्ड्स अचानक चमकने लगती हैं, जैसे किसी ने उन्हें उकसाया हो। उनका इंटेंट बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। भाई येचन की आवाज़ कांप उठती है जब उसे उसके टैलेंट की असली गहराई समझ आती है। उसकी नज़रें अब पूरी तरह से उस लड़के पर टिकी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई 9 सॉर्ड्स इमॉर्टल पैदा हुआ है जो डूबते सूरज के साथ इस पूरे पहाड़ की किस्मत बदलने के लिए ही आया है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब हम ग्वानलिंग सिटी की वेस्ट स्ट्रीट की सबसे बड़ी टावर्न में हैं, जहाँ कई सेक्ट्स इकट्ठा हुए हैं। टावर्न पूरी तरह से डिसाइपल्स से भरी हुई है, जो सोर्ड इंक्वायरी असेंबली के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और फिलहाल माहौल काफ़ी शांत है, लेकिन किसी का ध्यान उस कोने में पड़े लड़के पर नहीं जाता, जो टैवर्न की हर वाइन चखने के बाद नशे में धुत होकर गिरा पड़ा है। उसकी टेबल पर रखी दर्जनों खाली जार्स उसकी मेहनत का जीता जागता सबूत है। सच कहें तो शराब के लिए उसका यह डेडिकेशन काफ़ी इंप्रेसिव है। हैरानी की बात तो यह है कि एम्प्रेस को उसके यूनिक पाथ के बारे में पता चलने के बाद भी उन्होंने शराब पर लगा बैन नहीं हटाया। आखिर ये 1000 साल पुरानी ट्रेडिशन है। पीक लॉर्ड्स की राय बिल्कुल साफ थी कि उसके स्टेटस को लेकर कोई भी फैसला सोर्ड इंक्वायरी असेंबली के बाद ही किया जाएगा। बाय एचन चाहती थी कि 8 पीक लॉर्ड्स अपनी आंखों से देखें कि वांग टोंग की वाइन बेस्ड कल्टीवेशन कितनी खतरनाक है। जाहिर है विरोध करने वाले भी बहुत थे, खासकर ट्रेडिशनलिस्ट फैक्शंस, जिन्हें ये पूरी सिचुएशन बकवास लग रही थी। उनका तर्क था कि शराब पर बैन एक सेक्रेड लेगेसी है और एम्प्रेस को भी उसे महज एक डिसाइपल के लिए हटाने का हक नहीं है। इसके जवाब में बाई एचन ने चुपचाप मेडिटेशन में जाने का फैसला किया और असेंबली शुरू होने तक सबकी शिकायतों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अब वांग टोंग ही सबकी नफरत का इकलौता निशाना बन गया और कुछ ही दिनों में उसके अपने ही सेक्ट के लोग उसे एक आउटकास्ट की तरह ट्रीट करने लगे। उसकी बेमिसाल टैलेंट के बावजूद, शराब के लिए उसकी दीवानगी और रूल्स को ताक पर रखने की आदत की वजह से उसे हर रोज सीनियर से लेक्चर सुनने पड़ते थे। पर उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बस एक ही मकसद था, जिंदगी हर पल को जीना और दुनिया की हर फाइन वाइन का मजा लेना। अचानक टावर में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि शानाई सेक्ट के लोग एल्डर सू मू और अपने टॉप डिसाइपल्स के साथ वहां पहुंचते हैं। हमें होली सन लिंग जिया और होली मेडन लिंग चोंग दिखाई देते हैं, जिनकी पावर्स पहले ही आउट ऑफ बॉडी स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि 9 सोर्ड्स माउंटेन के टॉप डिसाइपल्स तो महज अभी उस लेवल तक पहुंचे ही हैं, जिसका मतलब है कि इस सेक्ट का दबदबा अब कम हो रहा है। जैसे जैसे लोग कानाफूसी कर रहे हैं, लिंगजा पूरे कमरे में अपनी ठंडी और बेरुखी भरी नजरें घुमाता है, जब तक कि उसकी आंखें वांग टोंग पर नहीं टिक जाती। वो कोने में एक 9 सोर्ड्स माउंटेन डिसाइपल को बैठा देखता है और लिंग चोंग भी उसे नफरत भरी नजरों से देखती है। वो इस बात का मजाक उड़ाती है कि कभी युनजो का सबसे मान रहने वाला सेक्ट अब एक ऐसे शराबी के भरोसे है। वो उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर वाइन ले जा रहे एक वेटर से टकराने का नाटक करती है। वेटर चिल्लाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो सीधा वांग टोंग की तरफ गिरता है, जो बस एक लंबी उबासी ले रहा है। अचानक एक ऐसी मूवमेंट होती है जो बिल्कुल एक्सीडेंटल लगती है। उसका बायां हाथ वेटर को संभालता है और दायां हाथ गिरते हुए वाइन जार को पकड़ लेता है। वो जार को आराम से टेबल पर रखता है और वेटर को साइड में करते हुए धीरे से बड़बड़ाता है कि उसकी कीमती शराब बर्बाद नहीं होनी चाहिए। लिंग चोंग एक पल के लिए हैरान रह जाती है, क्योंकि वेटर बीच में आ गया था। वो देख नहीं पाई कि उसने इतनी फुर्ती से ये सब कैसे किया। जल्द ही उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान वापस आ जाती है और वो झूठी माफी मांगते हुए चुपके से स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ती है। अचानक एक लकड़ी की कुर्सी तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। उसकी रफ्तार इतनी है कि एक आम आंख देख भी ना पाए कि उसे किसने फेंका है। एक हल्की आवाज के साथ जबरदस्त सॉर्ड इंटेंट की लहर उठती है और वो कुर्सी उससे 1 मीटर दूर ही टुकड़ों में बिखर जाती है। ये नज़ारा देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी स्पिरिचुअल पावर ने कुर्सी तोड़ दी, बल्कि इसलिए क्योंकि लकड़ी के वो टुकड़े अब हवा में तैर रहे थे। वो टुकड़े हजारों नुकीली तलवारों की तरह एक जानलेवा फॉर्मेशन में बदल जाते हैं और चुपचाप अपना रुख हमला करने वाले की तरफ कर लेते हैं। वो अब भी शांत है, उसे अपनी शराब के बीच में टोकना पसंद नहीं आया। वो बस जार उठाता है और एक लंबा घूंट भरता है। जैसे ही सोर्ड इंटेंट की गूंज हवा में गूंजती है, वो अपनी उंगली ऊपर करता है और उन लकड़ी के टुकड़ों में जैसे जान आ जाती है। इस वक्त तावन का हर आदमी खड़ा हो चुका है। सबकी नजरें उसी लड़के पर टिकी हैं जिसे सब अब तक इग्नोर कर रहे थे। यहाँ तक कि शांघाई सेक्ट के एल्डर सू मू भी, जो अब तक बेफिक्र थे, एक सिहरन महसूस करते हैं। उन्हें समझ आता है कि यह असली सोर्ड इंटेंट है।
ये सिर्फ इंटेंट नहीं है, बल्कि पीच ब्लॉसम सोर्ड गॉड का वो लेजेंडरी 12 फ्लाइंग सोर्ड्स किलिंग अरे है जो सबकी नज़रों के सामने छिपा हुआ था। किसी को अंदाजा नहीं है कि उन उड़ते हुए लकड़ी के टुकड़ों के अंदर 12 अदृश्य तलवारें तैर रही हैं, जो महज लकड़ी के कतरनों के जरिए जाहिर हो रही हैं। सुमू को भी ये महसूस नहीं होता कि आरे बनते वक्त उनके कान के पास से गुजरने वाले प्रेशर ने उनके बालों की एक लठ चुपचाप काट दी है। दूसरी मंजिल पर बैठे टाइसवान सेक्ट, शेनवू माउंटेन और हुगोंग सेक्ट के जीनियसेस भी माहौल में आए इस बदलाव को महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई प्राचीन एम्परर उतर आया हो, और वो सब एक साथ नज़ारा देखने के लिए अपनी खिड़कियां खोल देते हैं। उनकी नज़रें पहली मंजिल पर पड़ती हैं, जहां वो देखते हैं कि इस पावर का सोर्स महज 7 स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का एक नौजवान है। उनके मन में कई सवाल दौड़ रहे हैं। 9 सॉर्ड्स माउंटेन ने इतना होनहार शस्त्र कब तैयार कर लिया, और इसका सोर्ड इंटेंट इतना विशाल कैसे है? उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी कम कल्टीवेशन वाला कोई इंसान ऐसा सोर्ड इंटेंट दिखा सकता है जिसे देखकर उनके दिल भी डर से कांप उठे। कुछ को उसमें एक होने वाला एम्पियर दिख रहा है, तो कुछ सोच रहे हैं कि क्या इस हैंडसम और टैलेंटेड लड़के को लालच देकर अपने पाले में किया जा सकता है। पर लिंग चोंग इस सोर्ड इंटेंट को पहचान नहीं पाती। उसे बस इस बात की जलन है कि भीड़ उसे घूर रही है। एक बेकार डिसाइपल से ये बेइज्जती वो सह नहीं पाती और चिल्लाती है कि वो मौत को दावत दे रहा है, और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। इससे पहले कि वो हिल भी पाता, हवा को चीरती हुई एक तेज आवाज आती है और एक फायरी शॉर्ट सोर्ड उसके कान के पास से गुजरती हुई सीधा लिंग चोंग की तरफ बढ़ती है। अचानक एक कोमल हाथ उसका हाथ पकड़ता है और एक शांत पावर उसके अंदर मौजूद जिद को ठंडा करने लगती है। जैसे ही किलिंग इंटेंट धीरे धीरे खत्म होता है, उसे होश आता है और उधर टैवर्न में हंगामा शुरू हो जाता है। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हैं। आसपास के लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वहां से जाने का नाम नहीं लेते, बल्कि वो मजे से देख रहे हैं कि कैसे स्पिरिचुअल एनर्जीज आपस में टकरा रही हैं। लिंग चोंग के चेहरे पर शिकन आ जाती है, क्योंकि दबाव बहुत बढ़ गया है। उसे 3 कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है, जबकि वो फायर रेड शॉर्ट सोर्ड किसी गर्म चाकू की तरह हवा को चीरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही है। ये लियू रुयांग की तलवार है, और इसे देखकर लिंग जैन अब सिर्फ तमाशा नहीं देख सकता। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी हथेली से वार करता है, जिसके अंदर एक ब्रॉन्ज सील एक पल के लिए चमकता है। वो कहता है कि एक कचरे जैसे डिसाइपल को बचाने के लिए अपनी टैलेंट बर्बाद करना बेवकूफ़ी है, और तभी उसकी हथेली और फ्लाइंग सोर्ड के बीच जोरदार टक्कर होती है। हवा में एक धमाका होता है और तलवार झटके से लियू रुयान के पास वापस चली जाती है, जिसे वो आसानी से पकड़ लेती है। लेकिन अचानक उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि एक जबरदस्त शॉकवेव तलवार से होते हुए सीधा उसकी बॉडी और मेरिडियम्स पर हमला करती है। इस टेक्निक को माउंटेन रिवर सील के रूप में पहचानते हुए उस लड़के की भौहें तन जाती हैं और उसकी आंखों में एक पल के लिए ठंडी चमक आती है। वो फिर से शराब के जार की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी लियू रुयान उसे रोक लेती है और कहती है कि जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए। वो उसे एम्प्रेस के इंस्ट्रक्शंस याद दिलाती है, और वो एक गहरी सांस लेकर अपने उबलते जज्बातों को शांत करता है। पहाड़ से निकलने से पहले उसके मास्टर ने उसे चेतावनी दी थी कि सोर्ड कॉन्फ्रेंस से पहले कोई पंगा न ले, खासकर तब जब पूरा युनजो उन्हें देख रहा हो। वो मन ही मन सोचता है कि माउंटेन रिवर सेक्ट के ये कुत्ते इस बार खुशकिस्मत हैं, जबकि लिंग जियन के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान है। लिंग जियन हैरान है कि 9 सोर्ड्स माउंटेन के सारे डिसाइपल्स बेकार नहीं हैं, और वो लियू रुयान को बड़े इंटरेस्ट के साथ देखता है। वो मानता है कि इस कचरे जैसे डिसाइपल के पास सोर्ड इंटेंट का होना उसकी इस ट्रिप को यादगार बना देता है। लिंग जियन की आंखों में एक शिकारी जैसा जुनून दिखता है, जैसे उसे अपना शिकार मिल गया हो। साफ है कि ये लड़का अब उसकी हंटिंग रेंज में आ चुका है, और लियू रुयान को ये खतरा साफ नजर आता है। वो लिंग जियन को चेतावनी देती है कि ये ग्वान लिंग है, और अगर उसके जूनियर ब्रदर को कुछ भी हुआ तो एम्प्रेस खुद आकर उसके पूरे सेक्ट को तबाह कर देंगी। पूरे सेक्ट के विनाश की धमकी सुनकर लिंग जियन की मुस्कान और गहरी हो जाती है, जैसे उसे इस चैलेंज में मजा आ रहा हो। वो कहता है कि अगर वो एम्प्रेस का नाम ले रही है तो इसका मतलब वो सही रास्ते पर है। लेकिन तभी ऊपर से एक आवाज इस तनाव को तोड़ देती है। एक दिलकश हंसी गूंजती है और कोई पूछता है कि क्या ये माउंटेन रिवर सेक्ट के वही भाई बहन नहीं है जो दूसरों पर धौंस जमा रहे हैं। वो आवाज मजाक उड़ाते हुए कहती है कि चूंकि लिंग जियन काफी मजबूत लग रहा है तो शायद उसे आजमाना चाहिए। सबकी नजरें बैल्कनी की तरफ मुड़ जाती हैं। वहां हाओहन सेक्ट की शान लुओ युनशी, ताई सेक्ट का शियानी और एक और एलीट डिसाइपल खड़े हैं। ये तीनों नासेंट सोल स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जो इन्हें अपने सेक्ट्स का असली हीरो बनाता है। और ये बात लिंग चोंग को हजम नहीं हो रही। लिंग चोंग फौरन भड़क जाती है और युनशी से कहती है कि उसके भाई को घूरना बंद करे, वरना एक लफ्ज और बोला तो वो उसे चीर कर रख देगी। उसके लिए लिंग जियन सबसे परफेक्ट है,
और वो किसी और सिर्फ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, खासकर हॉर्न सेक्ट से। युनशी बस मुस्कुरा देती है। उसे लिंग चोंग की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मजाक में उसे पास आने का चालन देती है और पूछती है कि क्या सच में उसमें इतनी हिम्मत है जितनी वो दिखा रही है। बातचीत सेक्ट्स के बीच इज्जत की कमी पर मुड़ जाती है, जहां याद दिलाया जाता है कि लिंग जियन के ग्रुप ने भी नाइन सोर्ड्स माउंटेन के लिए कुछ खास सम्मान नहीं दिखाया था। ऐसा लगता है कि हवान सेक्ट चीजों को घुमा फिरा कर नहीं कहती, और वो आज माउंटेन रिवर सेक्ट से कोई लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है। शियानी बीच बचाव करने के लिए गला साफ करता है और एल्डर सू और लेडी लुओ को याद दिलाता है कि वे सब यहाँ आने वाली कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर मौजूद हैं। वो इशारा करता है कि ये ग्वानलिंग सिटी है और जोश में आकर यहाँ कोई तमाशा करना पूरे इलाके में मजाक बनने जैसा होगा। लिंग जियन अपनी आंखें सिकोड़ता है और दूसरी मंजिल पर बैठी लियो युनशी पर एक ठंडी नजर डालता है। फिर वो बिना कुछ बोले एल्डर सू के पीछे पीछे टैवर्न से बाहर निकल जाता है। लिंग चोंग जाने से पहले युनशी को एक आखिरी धमकी भरी नजर देती है और फिर अपना ध्यान लियो रुयान और उस नौजवान की तरफ मोड़ लेती है। वो नाइन सोर्ड्स माउंटेन के हॉर्न सेक्ट के पीछे छिपने का मजाक उड़ाती है और लू रुयान से कहती है कि अब सोर्ड कॉन्फ्रेंस में ही मिलते हैं। वो कसम खाती है कि आज उनके सेक्ट ने जो इज्जत गंवाई है वो उसे ब्याज समेत वापस लेगी। लेकिन इससे पहले कि लू रुयान कुछ कह पाती, वो नौजवान मुस्कुराते हुए बोल पड़ता है। वो शांति से उनसे कहता है, अगर आप मुकाबला चाहती हैं तो नाइन सोर्ड्स माउंटेन के डिसाइपल्स किसी भी वक्त खेलने के लिए तैयार है। लिंग चोंग उस पर अपनी भौहें सिकोड़ती है और साफ कर देती है कि उसे सिर्फ लू रियान से मतलब है और उसकी नज़रों में वो लड़का बस एक मामूली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे ही ये घमंड भरे शब्द सुनाई देते हैं, बैल्कनी पर खड़ी लुओ युनशी भी अपनी भौहें सिकोड़ने पर मजबूर हो जाती है। उसकी उत्सुक निगाहें हमारे युवा प्रोटैगनिस्ट की ओर मुड़ जाती हैं। उसके बगल में खड़ा शियानी उसे देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ता है और फुसफुसाता है कि यह ज़रूर वही लड़का होगा जिसका वांग डान ने पहले जिक्र किया था। इसी बीच लिंग चोंग मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसे अपनी औकात नहीं पता और कसम खाती है कि कल वो नाइन सोर्ड्स माउंटेन को अपने पैरों तले कुचल देगी। वो नौजवान बस मासूमियत से अपने कंधे उचकाता है और लू रुयान की तरफ मुड़कर कहता है कि अब उनके भी निकलने का वक्त हो गया है। रुयान सिर हिलाती है और दोनों साथ में टैवर्न से बाहर निकलने लगते हैं। हालांकि दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकता है और ऊपर लू युनशी की तरफ देखता है। वो लेडी लो का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने बीच में दखल दिया और कहता है, मुझ पर आपकी एक ड्रिंक उधार रही, किसी और दिन आपके नाम का जाम जरूर छलकाऊंगा। उसके और रुयान के दूर निकल जाने के बाद भी युनशी की निगाहें उसकी पीठ पर टिकी रहती हैं। उसे वो लड़का वाकई काफ़ी अजीब लगता है। इस पल शियान एक ठंडी आह भरता है और कहता है कि कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही माउंटेन रिवर सेक्ट अपना सब्र खो रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाली सोर्ड कॉन्फ्रेंस नाइन सोर्ड्स माउंटेन के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है, और युनशी एक दिलकश मुस्कान के साथ इस बात को मानती है। वो मजाक में शियानी से पूछती है, क्या आपका इरादा भी सबका साथ देकर उनका मजाक उड़ाने का है? लेकिन वो बस मना करते हुए अपना सिर हिला देता है। उसका मानना है कि चूंकि नाइन सोर्ड्स माउंटेन पहले ही मुश्किलों से गुजर रहा है, तो गिरते हुए को लात मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वो सोचता है कि क्या युनजो का ये पुराना नंबर 1 सेट आखिरकार फिर से खड़ा होने के लिए तैयार है। युनशी के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है और वो पूछती है, तो क्या आप वाकई इस बार नाइन सोर्ड्स माउंटेन पर दांव लगा रहे हैं? शेन ई सिर हिलाकर उसे उन सेलेस्टियल फिनोमेना की याद दिलाता है जो हाल ही में उनके पहाड़ के ऊपर देखे गए थे, और मानता है कि उस लड़के को लेकर उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। वो कहता है कि नाइन सोर्ड्स माउंटेन अपनी इज्जत को बहुत अहमियत देता है, जैसा कि लेडी लियो भी जानती हैं। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। वो सोचता है कि क्या लियो रियान जैसी सीनियर सिस्टर वाकई एक जूनियर को अपनी तरफ से बोल देती अगर उसका स्टेटस कुछ खास न होता, और वो भी तब जब वो सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 7th स्टेज पर है। ये कॉन्फ्रेंस अब हर बीतते मिनट के साथ और भी दिलचस्प होती जा रही है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब नाइन सोर्ड्स माउंटेन में उस बहुप्रतीक्षित सोर्ड कॉन्फ्रेंस का आगाज होता है, जिस पर पूरे इलाके की नजरें टिकी हैं। 8 पीक्स के युवा डिसाइपल्स टॉप पीक के खिताब के लिए मुकाबला करते हैं, जहां सीनियर ब्रदर वांग डान हर मैच में हावी रहते हैं। दूसरी पीक्स के जीनियसों को हराने के बाद वांग डान इस इवेंट के सबसे चमकते सितारे बन जाते हैं। लेकिन एक और मैच सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने वाला है। अगला मुकाबला नाइन सोर्ड्स माउंटेन के 3 बड़े दिग्गजों में से 2 के बीच है, सॉर्ड किंग पीक के वांग बाओ और सॉर्ड रेन पीक की लियो रुयान। अंत में वांग बाओ की जी तोड़ मेहनत के बावजूद 21 डिसाइपल्स के बीच 3 दिनों तक चले कड़े मुकाबले के बाद उसे मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ता है। प्रिलिमिनरी राउंड्स खत्म होने के साथ वांग डान, लियो रुयान और वांग बाओ टॉप 3 डिसाइपल्स के रूप में उभरते हैं, जिससे उनका रुतबा और बढ़ जाता है।
अपनी पीढ़ी के इन युवा जीनियसों को आज उनकी कॉरोनेशन के दिन सेक्ट के सभी रिसोर्सेज तक पहुंच का खास अधिकार मिलता है। हम नाइन सोर्ड्स माउंटेन की एम्प्रेस बाय येचिंग को देखते हैं, जो जामिंग पीक पर मौजूद है, जहां अलग अलग एक्सटर्नल सेक्ट्स के लोग असेंबली हॉल में जुटने लगते हैं। आखिरकार हर कोई जानता है कि ये इंटरनल कॉन्फ्रेंस तो बस एक शुरुआत है। असली रोमांच तो अलग अलग सेक्ट्स के बीच होने वाली स्पारिंग में है। पीक की ऊंचाई पर 4 बड़े सेक्ट्स के लीडर्स और खुद बाय येचिंग के साथ एक और चेहरा भीड़ को नीचे देख रहा है। ये वो चेहरा है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। एक नौजवान जो अपनी हालिया बदनामी के बावजूद बाय येचिंग के पास शांति से खड़ा है। उस लड़के को एम्प्रेस के इतने करीब खड़ा देखकर वहां मौजूद सेक्ट लीडर्स भी दंग रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये है कौन। वो सोच रहे हैं कि इसके पास वहां खड़े होने की क्या काबिलियत है, खासकर माउंटेन रिवर सेक्ट के सूची, जिनकी नजरें उस लड़के को स्कैन कर रही हैं। अंदर ही अंदर सूची इस बात पर हैरान है कि ये लड़का सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 7th स्टेज पर है, जबकि बाय येचिंग बिल्कुल शांत बनी हुई है। जब उसका परिचय वांग टोंग के रूप में कराया जाता है तो सूची मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि शायद बाय येचिंग ने हार मान ली है, तभी तो वो ऐसे कमजोर डिसाइपल को साथ लेकर घूम रही है। हालांकि उसकी मुस्कान तब गायब हो जाती है जब उसकी नज़र उस लड़की की हल्की सी मुस्कुराहट पर पड़ती है और उसे अचानक एक चौंकाने वाला एहसास होता है। वो सोचता है कि कहीं ये वही रहस्यमय शख्स तो नहीं जिसने हाल ही में पहाड़ पर सोर्ड इंटेंट को मास्टर किया था। उसका शक गहराने लगता है। जैसे ही सूची अपनी स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल करके गहराई से जांच करता है, उसे डिफेंसिव एरी रखवाली कर रहे डिसाइपल्स में कुछ बहुत ही अजीब नजर आता है। उसकी नज़र उन 8 आकृतियों पर पड़ती है जो काले कपड़ों में ढकी हुई हैं और स्क्वायर के डिफेंसिव बैरियर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तभी उनमें से एक को उसकी नज़र का एहसास होता है और वो थोड़ा ऊपर देखती है और उसे एक बहुत ही शांत और जानकारों वाली मुस्कान देती है। सूची का दिल जोर से धड़कने लगता है क्योंकि वो उस नकाब के पीछे सोर्ड रेन पीक की मास्टर लॉन्गचिंग चाओ को पहचान लेता है। घबराहट में वो अपनी डरावनी शंका को पुख्ता करने के लिए बाकी गार्ड्स को जल्दी जल्दी देखता है। उसे एहसास होता है कि ये कोई मामूली डिसाइपल्स नहीं है, बल्कि 9 सोर्ड्स माउंटेन के 8 ग्रेट पीक मास्टर्स हैं। और ये सच्चाई जानकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। सूची का दिल डर के मारे तेजी से दौड़ रहा है। जब 8 ग्रेट पीक मास्टर्स यहाँ एक साथ जमा हैं, तो वो सोचने लगता है कि आखिर 9 सोर्ड्स माउंटेन किस तरह की तबाही की तैयारी कर रहा है। अचानक सफ़ेद रोशनी की एक चमक दिखाई देती है और माउंटेन रिवर सेक्ट की होनहार लिंग चोंग कोरोनेशन सेरेमनी शुरू होने से पहले ही स्टेज पर कूद पड़ती है। वो पूछती है कि क्या बाहरी सेक्ट्स के डिसाइपल्स को 9 सोर्ड्स माउंटेन के लोगों को चुनौती देने का हक है, और बाई ये चिंग बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला देती हैं। वो समझाती हैं कि हर कॉन्फ्रेंस के नियमों के मुताबिक कोई भी उनके सेक्ट के किसी भी तलवारबाज को चुनौती दे सकता है, बशर्ते विरोधी मुकाबले के लिए तैयार हो। आपसी सहमति के बाद ही दोनों पक्ष एक दूसरे से मुकाबला कर सकते हैं। लिंग चोंग लियू रुइयान की तरफ देखती है और उसे मौका देती है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो उसे चुनौती दे। हालांकि नियम बाहरी लोगों को होस्ट सेट को चुनौती देने की इजाज़त देते हैं, लेकिन लिंग चोंग का लियू रुइयान से खुद लड़ाई शुरू करने की मांग करना उसके घमंड की इंतहा है। उसका ये बर्ताव सबके सामने साफ है। इसी बीच स्क्वायर के ऊपर एक ऊंची जगह से देख रहे शेन वे माउंटेन के युन मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं लियू रुइयान असल में 9 सोर्ड्स माउंटेन का चेहरा है और लिंग चोंग ने सबसे मजबूत डिसाइपल को सीधा निशाना बनाकर काफी होशियारी दिखाई है। ऐसा लगता है कि उसका इरादा सेक्ट की इज्जत धूल में मिलाने का है। लेकिन फिर क्या 9 सोर्ड्स माउंटेन का सबसे मजबूत डिसाइपल वाकई वांग डान नहीं है? ये सवाल सबके जहन में है। हकीकत में लियू रुइयान को हराकर माउंटेन रिवर सेक्ट असल में एक ही झटके में 9 सोर्ड्स माउंटेन के सभी जीनियसों को कुचल देना चाहता है। यह एक बहुत ही शातिर और क्रूर चाल है। ये युन के बगल में खड़ी एक औरत, जिसके शरीर की बनावट और नैन नक्श किसी डीमन वुल्फ जैसे हैं, इस तमाशे को देखकर नाक सिकोड़ती है। वो अपने यंग मास्टर से कहती है कि फिक्र ना करें, अगर लियू रुइयान किसी तरह लिंग चोंग के हमले से बच भी गई तो हमारे पास हमला करने का अपना मौका होगा। आखिर शिन्मा माउंटेन भी यहाँ अपनी धाक जमाने आया है। पास ही मौजूद एक वीआईपी एरिया में लियो युनशी लियू रुइयान की परछाई को देखती है और धीरे से आ भरती है। अब यह साफ हो चुका है कि माउंटेन रिवर सेक्ट खास तौर पर 9 सोर्ड्स माउंटेन को नीचा दिखाने आया है और शी ने भी दबी आवाज में यही बात दोहराता है और वो सीधा लिंग चोंग को ही आगे कर रहे हैं। बिना किसी औपचारिकता या छोटे मोटे मुकाबलों के लियू रुइयान के लिए हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं। ये देखते हुए कि दोनों सेक्ट्स पुराने दुश्मन हैं, यह मुकाबला यकीनन एक खूनी जंग होने वाला है। अगर लियू रुइयान किसी तरह जीत भी जाती है तो माउंटेन रिवर सेक्ट के पास अभी भी लिंग जिया तैयार बैठा है। वांग दान की गैर मौजूदगी में
सेक्ट में कोई और ऐसा नहीं दिखता जो उनका मुकाबला कर सके। लुओ युनशी अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। उसे एहसास होता है कि माउंटेन रिवर सेक्ट इस मौके का इस्तेमाल पूरी दुनिया को एक पैगाम भेजने के लिए कर रहा है। युनजो को उनका संदेश साफ है, माउंटेन रिवर सेक्ट यहाँ इलाके का टॉप सेक्ट बनने का दावा ठोकने आया है। लेकिन इससे पहले कि लिू रुयान को जवाब दे पाती, उसका सबसे बड़ा चाहने वाला वांग बाओ अपना आपा खो देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि लिंग चोंग की मांग हद से ज्यादा है, लेकिन वो लड़की टस से मस नहीं होती। लिंग चोंग दलील देती है कि चूंकि वह मेहमान है, इसलिए वह बस लिू रुयान को उसे चुनौती देने का विशेषाधिकार दे रही है, जो वाकई एक बहुत ही टेढ़ी सोच है। वो आगे कहती है कि रुयान मना भी कर सकती है, और अगर वो बस मना कर दे तो मैच खत्म। ये शब्द नाइन सोर्ड्स माउंटेन के डिसाइपल्स के बीच आग लगा देते हैं। यह सीधा उनके घर पर आकर उनके मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। जैसे जैसे भीड़ बेकाबू और शोर शराबा होने लगता है, बाई ये चिंग, जो अब तक खामोश थीं, आखिरकार एक शांत और गहरी आवाज में बोलती हैं। चूंकि माउंटेन रिवर सेक्ट चुनौती को उल्टा करना चाहता है, तो वो तय करती हैं कि बचाव का जिम्मा अकेले रुयान पर नहीं होना चाहिए। वो वांग टोंग की तरफ मुड़ती हैं और उसे इस पहली लड़ाई के लिए सेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कहती हैं। हजारों लोगों की नज़रों के बीच वांग टोंग सामान से अपने मास्टर के सामने झुकता है और पूछता है, क्या इस मुकाबले के लिए कोई खास पाबंदियां हैं? बैयेचिंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और वह उसकी तरफ शराब का एक मटका उछाल देती हैं। वह उससे कहती हैं कि यहाँ कोई सीमा नहीं है। ताकतवरों की लड़ाई में हादसे होते रहते हैं और कभी कभी जान का नुकसान भी टाला नहीं जा सकता। अपने हाथों में मटके को थामे हुए वांग टोंग हैरान भीड़ के सामने स्टेज की ओर छलांग लगा देता है। वो मजबूती से प्लेटफॉर्म पर उतरता है, चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। अब हमें याद रखना चाहिए कि नाइन सोर्ड्स माउंटेन में आमतौर पर शराब पीना मना है। फिर भी यहाँ एक नौजवान है जिसके हाथ में खुद सेक्ट नेता का दिया हुआ मटका है। लगता है आज पुराने सारे नियम ताक पर रख दिए गए हैं। दूसरे सेक्ट्स के डिसाइपल्स आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि नाइन सोर्ड्स माउंटेन का दिमाग ठिकाने नहीं है। वो पूछते हैं कि क्या ये वही वांग टोंग है जिसने महीनों पहले इतना हंगामा खड़ा किया था। हालांकि वक्त बीत चुका है, लेकिन उन्हें आज भी उसका किया हुआ बाल याद है। लिंग चोंग अपनी भौहें सिकोड़ती है। उसे लगता है कि सेक्ट वाकई हार मान चुका है, तभी तो उन्होंने उसके खिलाफ एक मामूली 7th लेवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के डिसाइपल को भेजा है। वो अपना सिर हिलाती है और मान लेती है कि उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिया है। अगर वो इसे ऐसे ही खेलना चाहते हैं तो वो इस जीत को झटपट खत्म करने का फैसला करती है। अपनी कलाई को एक झटके के साथ घुमाते ही उसके हाथ में एक चमकती हुई ब्रॉन्ज सोड आ जाती है, जिससे एक तेज रोशनी निकल रही है। वो औपचारिक रूप से अपना परिचय देती है, मैं माउंटेन रिवर सेक्ट की लिंग चोंग हूँ। दूर से भी कोई उसके शरीर से उठते हुए उस शक्तिशाली सोड इंटेंट को महसूस कर सकता है। उसके शरीर से एक तीखी ऑरा निकल रही है, जैसे कि वो आसमान को चीर देना चाहती हो। सफेद कपड़ों में लिपटी वो किसी ठंडी मॉडल की तरह दिख रही है। उसका कोमल हाथ लंबी तलवार को मजबूती से पकड़ता है, जिसकी धार सूरज की रोशनी में हल्की हरी चमक बिखेर रही है। तलवार की धार से निकलती वो पैनी रोशनी किसी भी लोहे को चीर देने का दम रखती है। उसे देखकर सबके मन में एक ही सवाल है, क्या ये वाकई लेजेंडरी नेचुरल सोर्ड बॉडी है? वहां मौजूद डिसाइपल्स के बीच खलबली मच जाती है। सब एकदम दंग होकर अपनी जगहों से खड़े हो जाते हैं। उनके दिल किसी अशांत समुद्र की तरह धड़क रहे हैं। इतनी कम उम्र में नासेंट सोल स्टेज तक पहुंचना ही बड़े बड़े जीनियसेस को धूल चटाने के लिए काफी था, लेकिन उसके पास एक सोर्ड बॉडी भी है, ये किसी ने नहीं सोचा था। सबको लगा था कि शुरुआती मैचेस बस ताकत की आजमाइश होंगे और असली ट्रम्प कार्ड्स बाद में दिखाए जाएंगे, पर लगता है हम सब गलत थे। माउंटेन रिवर सेक्ट ने शुरुआत में ही अपना सबसे बड़ा पावर हाउस मैदान में उतार दिया है। 100 सालों की खामोशी के दौरान उन्होंने अपने राज वाकई बहुत संभाल कर रखे थे। जब उसकी ऑरा की बर्फीली हवा पूरे स्टेज पर फैलती है तो वांग टोंग अपनी भौहें सिकोड़ता है। उसे एहसास होता है कि इसके पास भी उसके मास्टर की तरह ही एक सोर्ड बॉडी है। एक पियरलेस सोर्ड बॉडी होने का मतलब है सोर्ड इंटेंट का कुदरती तौर पर जागना और मार्शल आर्ट्स के लिए एक बेमिसाल टैलेंट मिलना। सच कहें तो ये दूसरों के साथ थोड़ी नाइंसाफी है। ये वो लोग हैं जो उस शक्ति के साथ पैदा होते हैं जिसे पाने के लिए दूसरे अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। उन्हें उन बेशुमार रिसोर्सेज या मेंटर्स की जरूरत नहीं पड़ती जो एक मामूली कल्टिवेटर को चाहिए होते हैं। हालांकि वांग टोंग बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लगता। वो बड़े आराम से अपने वाइन जार की सील तोड़ता है और अपनी उंगलियों के एक इशारे से वो साफ लिक्विड ऊपर की तरफ बहने लगता है। वो शराब हवा में एक परफेक्ट आर्क बनाती है और सीधे उसके मुंह में गिरती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक सुकून भरे चेहरे के साथ उस स्वाद का मजा लेता है। वो उस पुरानी शराब की तारीफ में एक गहरी सांस लेता है, जबकि हवा में उसके कपड़े लहरा रहे हैं। ये बेपरवाह अंदाज देखकर पूरी भीड़ सन्न रह जाती है। उन्हें लगता है कि वो पागल हो गया है,
भला ऐसे वक्त में कौन शराब पीता है? लिंग चोंग उसे हैरानी से देखते हुए अपनी भौहें चढ़ाती है और पूछती है, क्या तुम्हारा वाकई लड़ने का इरादा है? वांग टोंग की आंखें अचानक खुलती हैं और एक पल के लिए उसकी काली पुतलियों में स्टारलाइट स्वॉर्डलाइट चमकती है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक बहुत गहरी और भारी महसूस होने लगती है। वो साफ कर देता है कि जंग तो होकर रहेगी। जैसे ही वो अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना शुरू करता है, वो अब अपनी असली कल्टीवेशन लेवल भीड़ से नहीं छुपा पाता। उसके अंदर से लेट स्टेज ओरिजिन कोर रेल्म की ऑरा फूटती है, जिसकी ताकत रिंग के बाहर खड़े हर इंसान की सांसें रोक देती है। लिंग चोंग के माथे पर हल्की शिकन आती है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो लेट स्टेज ओरिजिन कोर रेल्म पर होगा, पर वो ज्यादा फिक्रमंद नहीं दिखती। आखिर कल्टीवेशन लेवल एक बात है और असली कॉम्बैट पावर दूसरी, और एक नेचुरल सोर्ड बॉडी पूरी तरह से वार की मारक क्षमता पर टिकी होती है। वैसे भी उसका अपना रेल्म पहले ही अर्ली नैसेंट सोल स्टेज पर पहुंच चुका है, लेकिन जो डिसाइपल्स वैंग टोंग को असल में जानते हैं, उनके लिए यह मंजर होश उड़ा देने वाला है। उन्हें अच्छी तरह याद है कि जब वो सोर्ड रेन पवेलियन में था तो उसने मुश्किल से अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज हासिल किया था। ये मुमकिन कैसे है? वे आपस में फुसफुसाने लगते हैं, ये सोचकर हैरान है कि उनका जूनियर ब्रदर इतनी जल्दी लेट ओरिजिन कोर स्टेज तक कैसे पहुंच गया। आखिर ये हुआ कैसे? किनारे पर खड़े लू रियन और लिन शाओशियो एक दूसरे को घबराहट में देखते हैं। हालांकि जल्द ही उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। एक हायर रेल्म का मतलब है ज्यादा ताकत, जो कि एक अच्छा संकेत है। उनके चेहरों की चिंता अब थोड़ी कम होने लगती है। इसी बीच लिंग चोंग का सीनियर ब्रदर लिंग जिया एक अजीब सी बेचैनी के साथ वांग टोंग को देखता है और अपने मास्टर की तरफ मुड़ता है। उसका मास्टर उसे बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि लिंग चोंग माउंटेन रिवर सेक्ट के लिए हजारों सालों में एक बार पैदा होने वाला सॉर्ड टैलेंट है। इस लेवल पर कुछ गिने चुने पियरलेस जीनियसेस को छोड़कर कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह सुनकर लिंग जिया को सुकून मिलता है। उसे यकीन है कि चूंकि उसकी सॉर्ड बॉडी और कल्टीवेशन दोनों बेहतर हैं, तो 100 साल पहले वो खुद भी अपने प्राइम में उसका मुकाबला नहीं कर पाता। लिंग जिया को उस पर पूरा भरोसा है। आखिरकार उसने उसकी सॉर्ड बॉडी और हेवनली पाथ ऑफ द सॉर्ड की खौफनाक ताकत देखी है। उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसकी आत्मा ही चूर चूर हो जाएगी। अब भीड़ की फुसफुसाहटों और शक के बीच स्टेज पर हलचल शुरू होती है। वांग टोंग अपने वाइन जार से एक और घूंट भरता है और फिर अपना दायां हाथ शून्य में ऐसे ले जाता है जैसे बादलों को बुला रहा हो। एक खामोश हुक्म के साथ उसके हाथ में एक प्राचीन ऑरा वाली लॉन्ग सोर्ड प्रकट होती है। वो अपनी नजरें सामने खड़ी उस नाजुक सी लड़की से मिलाता है। जैसे ही उनकी आंखें मिलती हैं, उन्हें अपने सोर्ड इंटेंट्स के बीच एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है और उनकी आंखों में जज्बात की एक लहर दौड़ जाती है। लिंग चोंग का चेहरा अचानक शर्म से सुर्ख हो जाता है। वो सोचती है कि क्या इसके पास भी एक सोर्ड बॉडी है, जो कि वाकई एक अनपेक्षित बात थी। वो उसे डांटती है कि मौत जब दरवाजे पर खड़ी है, तब उसकी शराब पीने की हिम्मत कैसे हुई। पूरी भीड़ की नजरों के सामने वो एक सेलेस्टियल मेडन की तरह आगे बढ़ती है। उसकी क्लियर बॉटल सोड हवा में एक खूबसूरत चमक छोड़ती है और शून्य में एक लंबी लाल लहरदार लकीर खींच देती है। जैसे ही वो अपनी तलवार चलाती है, दुनिया जैसे शांत हो जाती है, मानो वक्त खुद इस वार को देखने के लिए थम गया हो। उसकी तलवार की तेज धार हवा को चीरती हुई महसूस होती है और पहले से ही बर्बाद हो चुकी जमीन पर तलवार के अनगिनत नए निशान बन जाते हैं। लियू रियान उसे सावधान करती है, ये माउंटेन रिवर ब्यूरो है, माउंटेन रिवर सेक्ट की सबसे बड़ी विरासत। पहली बार उसकी आवाज में चिंता की झलक दिखती है। उसे वांग टोंग पर भरोसा था, पर इस वार की ताकत देखकर वो भी सहम गई है। लिंग चोंग की नजरें बर्फीली बनी रहती हैं और वो अपनी तलवार को एक कुदरती अंदाज में घुमाती है। उसकी तलवार की नोक हवा में सीटी बजाती हुई एक खौफनाक रफ्तार के साथ सीधे वांग टोंग के गले की तरफ बढ़ती है। भीड़ में डर फैल जाता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि लिंग चोंग ने शुरुआत में ही माउंटेन रिवर ब्यूरो की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर दी है। वो जाहिर तौर पे इसे जल्दी खत्म करना चाहती है और लिंग जिया जीत के भरोसे में अपना सिर हिलाता है, पर चीजें इतनी आसान नहीं होती। ठीक उसी वक्त जब तलवार वार करने वाली होती है, वांग टोंग बोल पड़ता है और उसकी आवाज स्थिर है, जैसे वो बादलों, सायों और गिरते सितारों की कोई कविता पढ़ रहा हो। वो अपनी तरफ बढ़ती उस सफेद परछाई को बड़े शांत चेहरे के साथ देखता है और शराब का एक आखिरी घूंट ऐसे भरता है जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। वो अपनी तलवार को एक हॉरिजॉन्टल स्वीप में उठाता है, जिससे गिरते सितारों का एक खौफनाक मंजर पैदा होता है, जिसे देखकर खुद लिंग चोंग भी चौंक जाती है। ये देखकर लिंग जिया अब अपनी जगह पर बैठा नहीं रह पाता। स्टेज पर खिलती वो सितारों की रोशनी उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। वो सोच रहा है कि क्या ये वाकई सोर्ड इंटेंट हो सकता है। वहां मौजूद लोग अपनी सांसें रोककर देख रहे हैं कि कैसे वांग टोंग की मामूली सी तलवार बदल रही है। वो हथियार अब सितारों की रोशनी से घिरा हुआ है
और जैसे ही दोनों तलवारें टकराती हैं, सोर्ड लाइट और बर्फ जैसी एनर्जी का एक सैलाब आसमान की तरफ बढ़ता है। दोनों योद्धा एक दूसरे से दूर छिटक जाते हैं और 10-12 कदम पीछे हटते हैं। जैसे ही सितारों की रोशनी फीकी पड़ती है, वांग टोंग एक हल्की मुस्कान के साथ ऊपर देखता है। वो लिंग चोंग की तारीफ करता है, उसकी खूबसूरती की तुलना एक उड़ते हुए ड्रैगन से करता है और उसके हुनर के सम्मान में शराब का जाम बढ़ाता है। अपनी कलाई के एक झटके के साथ उसकी तलवार शराब की एक धार को हवा के जरिए उसकी तरफ एक तीर की तरह भेजती है। भीड़ में से कोई बड़बड़ाता है कि यह लड़का फिर से किसी पियक्कड़ की तरह हरकतें कर रहा है, पर लिंग चोंग को महसूस होता है कि यह उसके फोकस के लिए खतरा है। वो अपनी तलवार से उस शराब को रोकती है, जिससे हवा में शराब की महक फैल जाती है, जबकि वांग टोंग अपनी अगली चाल की तैयारी करता है। वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ घुमाता है, जिससे एस्ट्रल एनर्जी की एक लहर पैदा होती है। वो कहता है, चूंकि तुमने प्यार से दी हुई शराब ठुकरा दी है, तो अब तुम्हें सीधा रास्ता ही पसंद होगा। उसके एस्ट्रल ची का दबाव इतना ज्यादा है कि लिंग चोंग के कपड़े उसके बदन से चिपक जाते हैं। अपनी पीठ पर तलवार की एनर्जी का दबाव महसूस करते हुए वो अपनी भौहें सिकोड़ती है और हम उन दोनों को फिर से लड़ते हुए देखते हैं। वे टकराते रहते हैं, फिर भी कोई जानलेवा वार नहीं करता, क्योंकि तलवार को लेकर उनकी आपसी समझ उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगती है। ये अब एक स्पिरिचुअल स्पार बन चुका है, रूहों का एक गहरा तालमेल जिसे शायद ही कोई छू सके। वांग टोंग की आवाज़ फिर से हवा में गूंजती है। वो पानी जैसी कोमलता और एक अधूरे सपने जैसी बहादुरी की बात करता है। देखने वाले इस तालमेल को देखकर उलझन में है, जबकि लिू रुयान और लिन स्याओ स्याओ हैरान होकर खड़ी हो जाती हैं। ये देखकर लिू रुयान एक पल के लिए दंग रह जाती है और खुद से कहती है, भला मैं एक शराबी से क्यों जलने लगी। वो दावा करती है कि उसे जलन नहीं हो रही, पर उसके जज्बात कुछ और ही कह रहे हैं, खासकर उसकी वो नजरें जो वांग टोंग को कच्चा चबा जाने को तैयार हैं। ये एक ऐसा मंजर है जिसे देखकर कोई भी असहज हो जाए, फिर भी कोई अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा। इसी बीच जंग जारी रहती है और लिंग जे की आवाज़ लिंग चोंग के कान में गूंजती है। वो अपनी बहन को खबरदार करता है कि वो इतनी लापरवाह न बने। लिंग चोंग होश में आती है और फौरन पीछे हटती है। ये सोचती है कि आखिर उसे क्या हो गया है और यह आदमी उसे इतना अपनी तरफ क्यों खींच रहा है। लिंग जे उसे दोबारा हुक्म देता है कि वो माउंटेन रिवर सॉर्ड शैडो का इस्तेमाल करे, क्योंकि वो अब और शांति से ये सब नहीं देख सकता। लिंग चोंग को खतरे का एहसास होता है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है जब उसे याद आता है कि कैसे अभी कुछ देर पहले उनके स्वॉर्ड इंटेंट्स लगभग एक दूसरे में समा गए थे। वो ऐलान करती है, हमारी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। हम देखते हैं कि उसके शरीर से एक अचानक बर्फीली ठंडक निकलने लगती है। वो अपनी तलवार सीधे उस नशे में धुत वांग टोंग की तरफ तानती है। उसका इरादा हाथ में पड़ी उस फौलादी तलवार जितना ही ठंडा है। अपने पैर के अंगूठे से हवा में एक हल्का सा दबाव बनाते हुए उसके नीचे एक मंद हवा का झोंका बनता है, जो उसे बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ धकेलता है। वांग टोंग अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ताकत के आगे उसका हथियार टूट जाता है, जिससे उसे अपने शराब के जार को पकड़कर पीछे हटना पड़ता है। वो उस कड़क शराब का एक बड़ा घूंट भरता है और आखिरकार गंभीर हो जाता है। वो हंसते हुए पश्चिमी बादलों की महान हवाओं को पुकारता है। वो आसमान से सितारों की तलवार का आह्वान करता है, अपना हाथ उठाता है और उसके शरीर से हर तरफ शानदार सोर्ड ची का विस्फोट होता है। वो एक बेमिसाल सोर्ड मॉडल की तरह लग रहा था। अचानक आसमान में बिजली की कड़क के साथ हम सितारों को गिरते हुए देखते हैं। वो सितारे एक पवित्र रोशनी के साथ उसकी तरफ ऐसे बढ़ते हैं जैसे कोई ड्रैगन गहरे समंदर में लौट रहा हो। पलक झपकते ही सितारों की ताकत उसे पूरी तरह घेर लेती है और लिंग चोंग की उस बेकाबू तलवार की रफ्तार को रोक देती है। पूरे मैदान में एक खौफनाक शॉकवेव्स फैलती हैं और अगर वहां प्रोटेक्टिव बैरियर्स न होते तो पूरा इलाका मलबे में बदल गया होता। लिंग चोंग की आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। उसने जाहिर तौर पर इस स्तर के प्रतिरोध की उम्मीद नहीं की थी, और सच तो यह है कि किसी ने भी नहीं की थी। भीड़ अवाक रह जाती है, खासकर वो लोग जिन्हें कुछ देर पहले तक वांग टोंग की हार का पूरा यकीन था। वे फटी आंखों से देखते हैं कि कैसे लिंग चोंग का वो विनाशकारी वार रुक गया है और वांग टोंग दोनों हाथ उठाए मजबूती से खड़ा है। तलवार की पूरी लंबाई में एक खौफनाक ताकत लिंग चोंग की तरफ बढ़ती है, जिससे उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और उसे अपनी पकड़ छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। वो लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हटती है, क्योंकि उसकी तलवार एक तेज आवाज के साथ टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जिसकी गूंज पूरे अखाड़े में सुनाई देती है। हम वांग टोंग को एक और घूंट पीते हुए देखते हैं। उसका नशा गहरा होता जा रहा है, जबकि लिंग चोंग उसे एक ऐसी नज़र से देखती है जिसमें अब बहुत ज़्यादा सावधानी है। वो शराब की तारीफ करता है और एक और घूंट भरता है। उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है, फिर भी वो एक चमकदार सितारों की रोशनी घिरा हुआ है। इस दिव्य चमक के बीच वो सितारों का देवता लगता है, जबकि लिंग चोंग अपनी टूटी हुई तलवार की जगह एक हाई ग्रेड ट्रेजर सोर्ड निकालती है। वो रोशनी की एक लकीर बनकर फिर से बिजली की रफ्तार से हमला करती है और उसे नाटक बंद करके अंत का सामना करने को कहती है।
उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि भीड़ उसे मुश्किल से देख पा रही है, पर वैंग टोंग बस अपनी एक उंगली आगे करता है और सितारों की वो रोशनी गूंजने लगती है। तलवार की गूंज के साथ उस तारों जैसी रोशनी ने अचानक एक स्पिरिचुअल सोर्ड ची की विशाल नदी का रूप ले लिया, जो किसी महासागर की लहरों की तरह आगे बढ़ रही है। ये शानदार नज़ारा देख वहां खड़े सारे डिसाइपल्स दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वांग टोंग ऐसा कुछ कर सकता है। जिस आदमी को सब बेकार समझकर नज़रअंदाज कर रहे थे, उसने आज ऐसी बेमिसाल ताकत दिखाई है कि लिंग चोंग को अपनी चाल बदलनी पड़ी और उसने एक नई ब्लेड बाहर निकाली। ये नया हथियार पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है, एक टॉप टियर ट्रेजर सोर्ड जिसकी बढ़ती हुई शक्ति से आसपास की हवा भी कांपने लगी है। वो फिर से हमले के लिए झपटती है और अब उन दोनों की रफ्तार इतनी बढ़ चुकी है कि ज्यादातर स्पेक्टेटर्स की आंखों से वो ओझल हो गए हैं। बस टकराती हुई तलवारों की चिंगारियों का एक सैलाब नजर आ रहा है और अब सबको एहसास होने लगा है कि वांग टोंग शायद नाइन सॉर्ड माउंटेन का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। भीड़ में अब ये चर्चा हो रही है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो इसे बस एक प्रिटी बॉय कह रहा था। मुकाबले की तपिश ने सबकी भावनाओं में आग लगा दी है। लिंग जे बड़ी उलझन में अपनी बहन की लड़ाई देख रहा है। वो अपने मास्टर सूची से पूछता है, क्या यह मुमकिन है कि मेरी बहन सच में ये लड़ाई हार जाए? सूची बड़ी पेचीदा नजरों के साथ अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि वांग टोंग एक ऐसी पहेली है जिसे समझना मुश्किल है और अब जीत हार का फैसला बस एक मामूली धागे पर टिका है। लिंग जे गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि यह मुकाबला इतना लंबा खिंच गया है और अब तक कोई साफ नतीजा नहीं निकला। इधर लिंग चोंग की सांसें फूल रही हैं और उसकी खूबसूरत आंखों में अब एक असली गुस्सा साफ झलक रहा है। वो अब माउंटेन रिवर सेक्ट की सबसे घातक तकनीक सुप्रीम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है, जो अपनी अचूक मारक क्षमता के लिए मशहूर है। इस अल्टीमेट टेक्निक में 3 मौत का पैगाम लाने वाली फॉर्म्स हैं और वैंग टोंग की बदकिस्मती देखिए कि वो इन्हें उस पर आजमाने जा रही है। जैसे ही वो सेकंड स्टेज पर पहुंचती है, आसमान में बिजली कड़कने लगती है और पूरा नज़ारा बैगनी पड़ जाता है। लिंग चोंग का ऑरा अब एक खूंखार हेवनली किलिंग इंटेंट में बदल चुका है, एक ऐसा सोड मोमेंटम जो जमीन और आसमान को तबाह करने की ताकत रखता है। ऊपर की ओर उठता है और बदलते हुए बादलों के बीच से एक विशाल शक्ति नीचे उतरती है। ब्रह्मांड की गहराइयों से आती यह शक्ति शून्य को चीर रही है, जिसकी वजह से आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर तलवारों के अनगिनत निशान उभरने लगे हैं और वो पहाड़ियां ढहने लगी हैं। वहां मौजूद लोग की रूह कांप उठी है, क्योंकि उस चमकती हुई सोर्ड लाइट की ताकत इतनी भयानक है कि लग रहा है जैसे पूरी दुनिया ही चकनाचूर हो जाएगी। उधर वांग टोंग की नजरों में कोई बदलाव नहीं है। वो एक पुराने चीड़ के पेड़ की तरह अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है, जैसे उस पर इस बढ़ते तूफान का कोई असर ही नहीं हो रहा। लिंग चोंग बादलों को चीरने वाली एक दहाड़ के साथ सोड मोमेंटम की एक बेहिसाब लहर उसकी तरफ छोड़ती है, जो रोशनी की एक लकीर बनकर उसकी ओर झपटती है। इस तबाही मचा देने वाले वार को देखकर वांग टोंग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता और अपनी वाइन की एक और लंबी घूंट लेता है। वो सोचता है कि उसकी तलवार में दम तो है, पर इसमें वो खास बात नहीं है, और फिर बड़ी सादगी से वो हमले का सामना करने के लिए जमीन से सूखी घास का एक टुकड़ा उठा लेता है। अचानक उसके अंदर से एक खूंखार सोर्ड इंटेंट बाहर निकलता है और उसका कल्टीवेशन लेवल तेजी से ऊपर भागने लगता है, जो सीधा ट्रिबुलेशन रेल्म की आखिरी स्टेजेस को छू लेता है। जैसे ही वो इमॉर्टल एम्परर के स्तर के करीब पहुंचता है, हवा में एक गूंज सुनाई देती है और वहां मौजूद भीड़ के लिए वो शराबी नौजवान अब पूरी तरह बदल चुका है। वो एक शानदार और बेकाबू लोंगसो की तरह विशाल और प्रभावशाली दिखने लगा है, जिसने घास के उस मामूली टुकड़े को ऐसे पकड़ा है जैसे वो दुनिया का सबसे नायाब हथियार हो। देखते ही देखते पूरे मैदान का मलबा हवा में तैरने लगा है और इतनी तेजी से कांप रहा है जैसे पूरा अरेना ही फट जाएगा। 10,000 डिसाइपल्स अपनी जगह से खड़े हो गए हैं, सबकी सांसें थमी हुई हैं और आंखें वांग टोंग पर टिकी हैं। कुछ सोच रहे हैं कि क्या यह फिर से उसका शराबी पागलपन है, तो कुछ इस चिंता में है कि क्या सुरक्षा के लिए बनाई गई बैरियर इतनी ताकत झेल भी पाएगी। उसका कल्टीवेशन अब फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर नहीं रहा, बल्कि वो इमॉर्टल एम्परर लेवल के पास पहुंच रहा है, जिसे देखकर हर कोई सन्न है। माहौल इतना संगीन हो चुका है कि लग रहा है आने वाले धमाके के साथ वो पूरे सेक्ट को भी अपने साथ ले डूबेगा। दबाव बढ़ता ही जा रहा है और एक ऐसा खौफनाक मंजर पैदा हो रहा है जो पहाड़ों को मलबे के नीचे दफन करने के लिए तैयार है। ये एक ऐसी तबाही का पल है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ऊर्जा की लहरें चारों तरफ फैल रही हैं और सेक्ट की इस पवित्र धरती की नींव हिलने लगी है। पूरा मैदान खामोश होकर बस देख रहा है कि इस आखिरी भिड़ंत के बाद क्या कोई जिंदा भी बचेगा। उसके तेवर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरे सेक्ट को अपने साथ कब्र में ले जाने के लिए तैयार है। सच कहें तो एक मुकाबले को खत्म करने का ये काफी नाटकीय तरीका है, लेकिन वांग टोंग कभी भी छोटे मोटे फैसले नहीं लेता। हम देख सकते हैं कि ये बढ़ता हुआ दबाव हर चीज को दफन करने के लिए काफी है, जो उसके सालों की जमा की गई ताकत का नतीजा है। हवा खुद उसकी इस जबरदस्त इंटेंट के नीचे दबकर चीख रही है, और फिर एक ऐसी आवाज के साथ जो जमीन की जड़ों को हिलाकर रख दे, वो आखिरी पल आ ही जाता है। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं,
ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक एम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।